नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। दरवाजे पर खड़ा था, इसलिए वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसे आग्रह किया। ओह लिन्युआन ने तुरंत जवाब दिया। पता चला कि वे वहां सिर्फ व्यापार पर चर्चा करने आए थे और उनका उस पहलू पर कोई इरादा नहीं था। उसे थोड़ी निराशा हुई। लिन्युआन स्नान करने के लिए जाने के बाद गोपिंडी ने सुइट का दरवाजा खोला और उसे खुला रखा। आखिरकार उसे चिंता थी कि लिन्युआन उसके साथ जबरदस्ती करेगा। दरवाजा खोलने से बाहर के लोगों को पता चल जाएगा कि घर के अंदर क्या हो रहा है, ताकि कुछ भी अप्रत्याशित होने पर वह भाग सके। वैसे भी मिशन ने केवल ये कहा था कि उसे आधी रात तक शानदार डबल सुइट में लिन्युआन के साथ अकेले रहना होगा, और यह नहीं कहा था कि दरवाजा नहीं खोल सकता। उसी समय येलिंगर ने हायू रेस्तरां की ओर भी प्रस्थान किया। सुशी, हाँ स्वागत है। रेस्तरां के रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उनका स्वागत किया। अच्छा, क्या गोपिंडी और लिन्युआन यहाँ हैं? ओह। येलिंगर का सवाल सुनकर रेस्तरां के फ्रंट डेस्क पर वेट्रेस की बड़ी बड़ी आंखों में भ्रम भर गया। क्या क्या वे अभी यहाँ आए थे? अब कहाँ हैं? मुझे जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बेरोजगार कर दूंगा। येलिंगर ने सीधे धमकी दी। हालांकि हायू रेस्तरां चू परिवार की संपत्ति है, फिर भी येलिंगर के लिए एक रेस्तरां रिसेप्शनिस्ट को नौकरी से निकालना बहुत आसान है। वह परिवार की थोड़ी शक्ति लगाकर ऐसा कर सकती है। आखिरकार चू परिवार के लिए एक रेस्तरां रिसेप्शन डेस्क पर यह परिवार के साथ झगड़ा करना असंभव है, इसलिए वे केवल एक छोटे रेस्तरां रिसेप्शन डेस्क का त्याग कर सकते हैं। रेस्तरां के फ्रंट डेस्क पर मौजूद वेट्रेस ने स्पष्ट रूप से इसे समझा, इसलिए उसने येलिंगर के सवाल को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। आज पृथ्वी पर क्या हो रहा है? सबसे पहले गोपिंडी और लिन्युआन एक कमरा बुक करने आए, और फिर येलिंगर मुझे ढूंढने आए। क्या वह किसी को धोखा देते हुए पकड़ने के लिए यहाँ आ सकती है? हे 15/717 16 अध्याय 16 गलतफहमी। अब तुरंत मुझे गोपिंडी और लिन्युआन को ढूंढने के लिए ले चलो। क्या तुम समझे? येलिंगर ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और शब्द दर शब्द बोला। मैं समझता हूँ मिस ये, कृपया मेरे पीछे आओ। गोपिंडी, लिन्युआन और येलिंग वह सभी नॉर्थ सिटी में बड़े शॉट थे। एक रेस्तरां में फ्रंट डेस्क महिला के रूप में मैं संभवतः उनके आदेशों की अवज्ञा करने की क्षमता कैसे रख सकती हूँ? तो एक फ्रंट डेस्क महिला येलिंग रको उस कमरे में ले गई जहाँ गोपिंडी और लिन्युआन थे। लिफ्ट से बाहर आने के बाद येलिंगर को कुछ गड़बड़ लगी। ऐसा नहीं है कि वह पहले हायू रेस्तरां में रही हो, ये खाने की जगह नहीं बल्कि रहने की जगह है। येलिंगर की राय में गोपिंडी और लिन्युआन हायू रेस्तरां में आने का एकमात्र कारण भोजन करना था। जहां तक कमरा किराए पर लेने की बात है, यह बिल्कुल असंभव था। पूरे उत्तरी शहर में कौन उन दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था। इसका यहाँ तक आना नामुमकिन था। तो उसने सामने रास्ता ले जा रही वेट्रेस की ओर देखा और पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि आपने गलत रास्ता नहीं अपनाया? गोपिंडी और लिन्युआन यहाँ हैं। हाँ मिस ये, वेट्रेस के आत्मविश्वास भरे शब्दों को देखकर येलिंग खुद को आश्चर्यचकित करने से नहीं रोक सकी। क्या उन दोनों ने वास्तव में हायू रेस्तरां में एक कमरा बुक किया था? वे इस मुकाम तक कब पहुंचे थे? ये याद करते हुए कि अपने दादा की जन्मदिन की पार्टी में सिर्फ इसलिए कि उसने और लिन्युआन ने कुछ ऐसा कहा था जिससे आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती थी, गोपिंडी ने सीधे लिन्युआन को पाया और उससे पूछा कि उनके बीच क्या रिश्ता था, साथ ही उस समय उसके और लिन्युआन के बीच क्या रवैया था। बिल्कुल नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों सच में एक हो गए हों? येलिंग बेहद आश्चर्यचकित थे और उन्हें लगा कि इस समय सूरज पश्चिम से उग रहा है। रिसेप्शनिस्ट रुकी और उसके पीछे येलिंगर से बात की। सुशी, हाँ सामने खुले दरवाजे वाला कमरा डबल डीलक्स स्वीट है जिसे मिस्टर गो और मिस्टर लिन ने बुक किया था। क्या आप अकेले वहां जा सकती हैं? वेट्रेस ने पूछा। अगर गोपिंडी और लिन्युआन को पता होता कि यह वही थी जिसने येलिंग को रास्ता दिखाया था, तो वे शायद इसे याद रखेंगे और इसे लोगों को ठेस पहुंचेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए इस समय लो प्रोफाइल रहना ही सबसे अच्छा विकल्प था। येलिंग ने वेटर की ओर देखा और उसकी कठिनाइयों को जाना और उसे किस बात का डर था, इसलिए उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं खुद वहां जाऊंगा, तुम जाओ। धन्यवाद मिसिए। इस समय वेट्रेस को ऐसा लगा मानो उसे माफ कर दिया गया हो। वह मुड़ी और बिना रुके वहां से चली गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगला दृश्य कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे वह देख सकेगी। उसी समय लिन्युआन ने अंततः अपना स्नान समाप्त किया, रेस्तरां का स्नान वस्त्र पहना और बाथरूम से बाहर चला गया। मुझे कहना होगा कि इस स्नान के बाद मेरा पूरा शरीर आराम से भर गया। गोपिंडी अपने पैर क्रॉस करके सोफे पर बैठी थी। जब उसने लिन्युआन को बाहर आते देखा तो उसने अपने बगल की सीट को थपथपाया और कहा, आओ और बैठो। मैं लिन्युआन में गोपिंडी के शब्दों के प्रति आज्ञाकारिता की सहज भावना थी। उसने अपने पैर हिलाए और धीरे धीरे करीब आ गया। जब वह सोफे के किनारे जाने वाली थी तो गोपिंडी बहुत अधीर लग रही थी और स्पष्ट रूप से बोली, क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते? तुम अपने पैर खींच रहे हो, क्या तुम भी एक आदमी हो? गोपिंडी की अचानक आवाज ने लिन्युआन को चौंका दिया, जो अपने बाएं पैर पर फिसल गया और जोर से आगे गिर गया। गोपिंडी उसके सामने थी। एक पल में हवा से अलग गंध आने लगी। लिन्युआन ने गोपिंडी को देखा जो उसके नीचे दबा हुआ था, और गोपिंडी ने भी लिन्युआन को घूरकर देखा जो उसके नीचे दबा हुआ था। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला और न ही मौजूदा माहौल को तोड़ा। तुम क्या कर रहे हो? दिन के उजाले में खुली हवा में दरवाजा खुला, कितनी बेशर्मी है। तेज आवाज ने दोनों लोगों को वास्तविकता में वापस ला दिया। वर्तमान स्थिति का पता लगाने के बाद गोपिंडी ने सीधे लिन्युआन को धक्का दिया। यहाँ से चले जाओ। ओह। लिन्युआन भी जल्दी से उठ गया और फिर उन दोनों ने एक ही समय में दरवाजे की ओर देखा। येलिंगर इस समय भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके गाल तुरंत लाल हो गए थे और उसने शर्म से अपने सामने वाले जोड़े की ओर देखा। येलिंगर, तुम अपने दादाजी के साथ घर पर रहने के बजाय यहाँ क्यों हो? गोपिंडी ने अपने कपड़े ठीक किए जो लिन्युआन ने अभी अभी अस्त-व्यस्त कर दिए थे, और अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना शांति से पूछा, तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं अचानक यहाँ नहीं आया होता तो मुझे नहीं पता होता कि मिस्टर गो और लिन्युआन के बीच ऐसा रिश्ता था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन्युआन 3 साल से आपका पीछा कर रहा हो और आखिरकार मिस्टर गो के ठंडे दिल को छू गया हो? येलिंगर ने तुरंत अपना मूड ठीक किया। उसने एक गहरी सांस ली और जो दृश्य उसने अभी देखा था उसे अपने दिमाग से निकाल दिया। यह इतना शर्मनाक था कि उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। जब आप इस तरह का काम करते हैं तो क्या आप दरवाजा बंद नहीं कर सकते? आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया इस डर से कि दूसरे लोग आपको देख लें। तुम बेशर्म हो, कमीने हो। मैंने वास्तव में आपको पहले बहुत अधिक महत्व दिया था। मिसिए ने गलत समझा होगा। मैं बस गलती से गिर गया। मिस्टर गो और मेरे बीच कुछ भी निर्दोष नहीं है। मिसिए, कृपया कुछ भी बकवास न कहें। मिस्टर गो की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना अच्छा नहीं है। लिन्युआन 2 बार खांसे और फिर बोले, मैं गलती से गिर गया कमरे में। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे बेकार बहाने पर विश्वास करूंगा? येलिंग लिन्युआन से खुश था। उसने सोचा कि वह इस बहाने पर विश्वास करेगी जिस पर एक बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा। मिसिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यदि आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाएं। लिन्युआन और मुझे कुछ चर्चा करनी है। गोपिंडी भावशून्य रही, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो, और उसके चेहरे पर अभी भी वही सद्भाव था। नहीं, येलिंगर ने अपने यहाँ आने के उद्देश्य को याद किया। ये सब अभी के दृश्य के कारण था। इसका उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए वह यहाँ आने का उद्देश्य भूल गई।
उसने लिन युआन की ओर देखा, फिर अपने विचारों को सुलझाया और कहा, मैं लिन युआन की तलाश में यहाँ आया था। मैं अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसे अकेले भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। यदि शिगू का मामला जरूरी नहीं है तो आप पहले लिन युआन को मेरे पास क्यों नहीं जाने देते? क्या मैंने सही सुना? जब उसने ये लिंक का उद्देश्य सुना तो गोकिंग ने आश्चर्य का भाव दिखाया और फिर थोड़े ही न्यान स्वर में कहा, लिन युआन नॉर्थ सिटी का दुष्ट युवक है जो हर तरह की बुराई करता है। मिस ये वास्तव में उसे अकेले डिनर पर आमंत्रित करना चाहती है। हम मिस्टर गो को लिन युआन के साथ अकेले एक कमरा भी मिल सकता है। मैं सिर्फ लिन युआन के साथ अकेले खाना खा रहा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये लिंगर कभी भी नुकसान सहने वालों में से नहीं थे। उसने गोकिंग की ओर देखा और थोड़ा उदास स्वर में जवाब दिया, हे 16/717 अध्याय 17 दो महिलाओं का आमना सामना। इस समय लिन युआन दो लड़कियों के बीच फंसी हुई थी। बेहोश होकर उसे गोपिंग के पीछे एक उग्र अजगर और ये लिंग के पीछे एक क्रूर सफेद बाघ दिखाई देने लगा और वह बीच में फंसे एक छोटे मेमने की तरह काम रहा था। पृथ्वी पर क्या गलत हुआ? क्या मैं वह दुष्ट युवक नहीं हूँ जिसने नॉर्थ सिटी में हर तरह की बुराई की? क्या इन दोनों नायिकाओं को मुझसे नफरत नहीं करनी चाहिए? वे अब मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? लिन युआन वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि उसके जैसा बुरा लड़का कब इतना लोकप्रिय हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह कहावत सच हो, महिलाएं बुरे पुरुषों से प्यार नहीं करती? बहनों, क्या अच्छा रहेगा अगर मैं इस कमरे में आप दोनों के लिए जगह बनाने की पहल करूं और आज अकेले खाना खाऊं? लिन युआन ने इस समय एक सुझाव दिया, ये लानत जगह बस यातना है। वह यहाँ पौन घड़ी भी रुकना नहीं चाहता। अप्रत्याशित रूप से उसके ये कहने के बाद ये लिंग और गोपिंग ने लगभग एक ही समय में बात की। लिन युआन जो जाने की योजना बना रहा था तुरंत वहीं रुक गया जहां वह था। आखिर क्या चल रहा था? मिस लिन युआन के साथ डिनर करना चाहती हैं? किसी और समय क्यों नहीं? किसी और दिन के बारे में क्या ख्याल है? मैं आप दोनों को किसी और दिन के लिए डिनर पर भी ले जा सकती हूँ। गोपिंग ने कहा, केवल आज लिन युआन को उसके साथ रहना होगा, इसलिए वह ये लिंग के साथ बिल्कुल समझौता नहीं कर सकती। ये लिंगर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, यह आज ही होना है और केवल आज। यदि यह कोई और समय होता तो ये लिंगर ने समझौता कर लिया होता, लेकिन आज नहीं। चाहे कुछ भी हो, उसे सिस्टम के कार्य का इनाम मिलना ही था, जो कि ताई डिवाइन नीडल तकनीक थी। मिस क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया? गोपिंग ने बाहें चढ़ा दी। ये स्पष्ट था कि ये लिंगर ने जानबूझकर ऐसा किया था। ये छोटी लड़की ही वह थी जो लिन युआन को सबसे ज्यादा नापसंद करती थी। कभी कभी किसी प्रकार की सभा में भाग लेने पर 4 प्रमुख परिवार अनिवार्य रूप से एक ही समय में उपस्थित होते थे और एक बैठक अपरिहार्य थी। और हर बार ये लिंगर बिना किसी अपवाद के लिन युआन को डांटेगा। तो ये लिंगर अचानक लिन युआन के बारे में अपना मन कैसे बदल सकती है? यहाँ तक कि उसने उसके साथ अकेले में रात्रि भोज भी किया, स्पष्ट रूप से उस पर निशाना साधा। मिस्टर गो, मैं जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता था? मैं बस लिन युआन के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। उन्होंने मेरे दादाजी को 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग दिया। ये वास्तविक है और मेरे दादाजी की स्थिति में बहुत मददगार रहा है। क्या उन्हें धन्यवाद देना सही नहीं है? मैं लिन युआन के साथ अकेले खाना खा रहा हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या मिस्टर गो कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते? ये लिंगर ने एक कारण बनाया। लिन युआन ने जो 1000 साल पुराना जंगली जिनसिंग दिया था वह वास्तव में दादाजी के स्वास्थ्य के लिए मददगार था, लेकिन ये लिंगर ने जो कहा था उसे ये बहुत कम महत्वपूर्ण था। उसे लिन युआन के साथ निजी रात्रि भोज करने से खुद को माफ करने के लिए बस एक वैध कारण की आवश्यकता थी। यदि आप केवल अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो मिस ये भी कह सकती हैं और तुरंत चली जा सकती हैं। गोपिंग ने हल्के से कहा, यदि उसने अभी तक इस कमरे में प्रवेश नहीं किया होता तो शायद वह ये लिंगर के अनुरोध पर सहमत हो जाती, लेकिन अब वह और लिन युआन इस कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। यदि लिन युआन इस समय अचानक चली जाती तो वह भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी कि सिस्टम कार्य को विफलता के रूप में आंका जाएगा या नहीं। वह ये जोखिम नहीं लेना चाहती थी। सिर्फ एक मौखिक धन्यवाद लिन युआन के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे उसे अकेले में मेरे साथ भोजन करने देना चाहिए। मिस्टर गो, घबराएं नहीं, ये सिर्फ एक भोजन है। मैं लिन युआन के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। भोजन के बाद मैं लिन युआन को वापस भेजने में आपकी मदद करूंगा। वह कैसा रहेगा? गोपिंग ने ये लिंगर की ओर देखा और धीरे से सूंघा। मिस अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? तो जब तक तुम सहमत नहीं होगे मैं नहीं जाऊंगा, ये लिंगर ने कहा और सीधे कमरे में चला गया। वह गोपिंग के सामने बैठी और दोनों महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगी। दोनों महिलाओं में से किसी ने भी एक दूसरे के सामने हार नहीं मानी। इस समय उनके मन में केवल एक ही विचार था, मुझे विश्वास नहीं है कि आप यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि आप असहमत होने से पीछे रह सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। शाम के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। कई घंटों तक कमरे में मौजूद 3 लोगों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब भी लिन युआन बोलना चाहता था दोनों लड़कियां उसे घूरकर देखती थीं। अंत में वह बस बिस्तर पर लेट गया और अपने फोन से खेलने लगा। लगभग 12 बज रहे थे और गोपिंग और ये लिंगर बेहद चिंतित थे। सिस्टम द्वारा निर्धारित समय आने वाला था, लेकिन उनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। बॉस गो, क्या आप लिन युआन और मुझे अकेले खाना खाने के लिए तैयार नहीं है? ये लिंगर ने बाहें चढ़ाते हुए पूछा। गोपिंग लिन युआन के प्रति इतनी सुरक्षात्मक कब हो गई? क्या वह इतनी अधिकारवादी थी? वह किसी को लिन युआन के साथ भोजन भी नहीं करने देगी। सुशी, हाँ, मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, आज नहीं। ठीक है, ये लिंगर ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अगले दिन का उसके लिए बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा बीत गया और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए सिस्टम ने इस मिशन के परिणाम की घोषणा की। दुर्भाग्य से मेजबान ने सिस्टम कार्य पूरा नहीं किया है और उत्तरी शहर उपनगरों में प्लॉट नंबर 1 का इनाम समाप्त हो गया है। दुर्भाग्य से मेजबान ने सिस्टम कार्य पूरा नहीं किया है और ताई डिवाइन नीडल एक्यूपंक्चर का इनाम समाप्त हो गया है। गोपिंगी और ये लिंगर ने अपने सिर से आने वाली अजीब आवाज सुनी और वे दोनों एक ही समय में एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सब मेरे सामने इस महिला के कारण था। उसने मुझे सिस्टम कार्य के लिए इनाम नहीं मिलने दिया। आज हमारे बीच का झगड़ा सुलझ गया है। मिस्टर गो, देर हो रही है। मैं अब आपको और लिन युआन को परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। ये लिंगर खड़े हुए और कहा। गोपिंगी भी इस समय खड़े हुए और कहा, सुशी, ये आपका धन्यवाद, मुझे अब कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आप अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में लिन युआन के साथ अकेले रात्रिभोज करने जा सकती हैं। वे दोनों बहुत क्रोधित थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने फिर एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ कमरे से बाहर चले गए। ये देखकर लिन युआन ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर चला गया। वे तीनों एक साथ हायू रेस्तरां से बाहर निकले। इस दृश्य ने हायू रेस्तरां के कर्मचारियों का ध्यान खींचा और गपशप करने की उनकी इच्छा तुरंत प्रबल हो गई। लिन युआन, कल मेरे कार्यालय आओ। गोपिंगी ने सीधे उपदेश देना शुरू किया। मैं, मिस्टर गो, मेरे लिए आपके कार्यालय में जाना उचित नहीं है। लिन युआन मुस्कुराया। वह वास्तव में अब अपने सामने की 2 महिलाओं के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। यह आपके साथ कोई चर्चा नहीं है, यह एक अधिसूचना है, समझे? अगर मैं तुम्हें कल अपने कार्यालय में नहीं देखूंगा तो तुम मर जाओगे। गोपिंगी ने बोलना समाप्त करने के बाद वह चली गई। ये लिंगर ने बिना ज्यादा कुछ कहे लिन युआन की ओर देखा। वह भी लिन युआन और गोपिंगी के बीच के रिश्ते पर थोड़ा आश्चर्यचकित थी। यह इतना अच्छा कब हो गया? लिन युआन को हवा में अकेला छोड़कर वह भी चली गई। हे 17/717 है 18 अध्याय 18 घात लगाकर हमला किया जाना। मास्टर, इसी समय लिन युआन का ड्राइवर उनके पास आया।
ये के घर से बाहर आने के बाद ड्राइवर ने गु किंगे का पीछा किया। लिन युआन और गु किंगी के होटल में प्रवेश करने के बाद वह यहीं इंतजार करते रहे और वहां से नहीं निकले। वह तभी प्रकट हुआ जब उसने लिन युआन को बाहर आते देखा। आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं, क्या आपने गु किंगे के अंगरक्षकों को इस तरह से बाहर आते देखा है? दो परेशान महिलाओं के चले जाने के बाद लिन युआन पूरी तरह से शांत हो गई। रात की हवा के झोंके से उसका मन कुछ साफ हो गया। मैं देख रहा हूँ मास्टर, अगर वह अंगरक्षक रात में बदल भी जाए तो भी मैं उसे पहचान सकूंगा। वह किस दिशा में गया? उत्तर की ओर जा रहे हैं। उत्तर। ड्राइवर की रिपोर्ट सुनने के बाद लिन युआन भौचक्का रह गया, क्योंकि अगर उसे घर जाना था तो उसे उत्तर की ओर जाना होगा। ऐसा लग रहा था कि लॉन हाओचेन उस पर आधे रास्ते में हमला करने की योजना बना रहा था। भले ही यह संभावना मौजूद हो या नहीं, लिन युआन का खुद को खतरनाक स्थिति में डालने का इरादा नहीं है। आइए आज त्यानहुआ हवेली चलें। हाँ मास्टर, त्यानहुआ हवेली उत्तरी शहर के दक्षिण की ओर स्थित है। यह विशेष रूप से धनी लोगों द्वारा निर्मित उच्च स्तरीय विला का एक क्षेत्र है। लिन युआन का वहाँ एक घर है। कार सड़क पर बहुत अच्छे से चल रही थी। आधी रात को सड़क पर गाड़ियां कम थी, इसलिए गति स्वाभाविक रूप से थोड़ी बढ़ गई थी। ओवरपास से गुजरते समय ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जड़ता के कारण लिन युआन का पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से आगे की ओर झुक गया और उसका माथा सीधे सामने की सीट से टकरा गया। क्या चल रहा है? लिन युआन ने अपना माथा रगड़ा और ऊपर देखा, तभी लॉन हाओचेन को कार के सामने खड़ा देखा। उसका एक पैर कार के ऊपर था, उसके हाथ उसकी जेबों में थे और वह बेहद दिखावटी लग रहा था। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ड्राइवर ने पूछताछ की। मैं ठीक हूँ। वह गु किंगी का अंगरक्षक है। वह वास्तव में मौत से नहीं डरता। वह इस तरह हमारी कार को रोक रहा है। मैं उसे कुचलने जा रहा हूँ। ड्राइवर ने बिना किसी हिचकिचाहट के जितनी तेजी से हो सके एक्सीलेटर पर कदम रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई मर भी जाए तो युवा मास्टर उसके लिए इसे संभालने में सक्षम होगा। हालांकि भले ही उसने एक्सीलेटर पर नीचे तक पैर रखा था, फिर भी कार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी। टायरों और जमीन के बीच घर्षण बहुत तेज था, घना धुआं उठ रहा था और जले हुए टायरों की गंध हवा में भर गई थी। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लॉन हाओचेन कार के सामने खड़ा हो गया। कार के हुड पर सिर्फ एक पैर रखने से कार का हिलना असंभव हो गया। बस बहुत हो गया, इसे बंद करो। लिन युआन ने भौहें चढ़ा ली, ये जानते हुए कि यह तरीका लॉन हाओचेन के खिलाफ बेकार होगा, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। क्या वह अभी भी एक इंसान है? ड्राइवर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, अविश्वास से भर गईं। कोई केवल एक पैर से पूरी गति से चल रही कार को कैसे रोक सकता है? क्या उसे खदेड़ नहीं दिया जाना चाहिए था? इस भयावह तथ्य से ड्राइवर को लगा कि वह सपना देख रहा है। लिन युआन जानता था कि वह इस आपदा से नहीं बच सकता, इसलिए वह अपनी पहल पर कार से बाहर निकला, लॉन हाओचेन की ओर देखा, दयालुता से मुस्कुराया और कहा, भाई लॉन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी रात को इस पुल पर मिलेंगे। ये वास्तव में भाग्य है। लॉन हाओचेन ने लिन युआन की ओर देखा। यह सचमुच अजीब था कि यह आदमी इस समय भी हंस सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि लिन युआन को उसका उद्देश्य नहीं पता था। इससे भी अधिक, एक सामान्य व्यक्ति इस ड्राइवर की तरह उसके द्वारा दिखाए गए तरीकों को देखने के बाद असंगत होने की हद तक चौंक गया होगा, लेकिन लिन युआन को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई छिपा हुआ गुरु हो, या क्या वह अपनी क्षमताओं से अवगत था? लॉन हाओचेन बहुत सतर्क थे और उन्होंने अपने मन में इस संभावना पर विचार किया। विशेषज्ञों को इसे इनकार करना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत से यह देखा जा सकता है कि लिन युआन भयानक शारीरिक फिटनेस के साथ एक वास्तविक कमजोर व्यक्ति है। कुछ मीटर दौड़ने के बाद उसकी सांसें थम सकती हैं। तब एक ही संभावना बचती है कि दूसरे पक्ष को उसकी जानकारी पता हो। लॉन हाओचेन ने भौहें चढ़ा दी। उसे यह एहसास अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि लिन युआन को मारना होगा। ये वास्तव में भाग्य है, लेकिन आप इस भाग्य को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते। लॉन हाओचेन लिन युआन की ओर चला गया और कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया। भाई लॉन, आपके और मेरे बीच कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि आपको मुझ पर हमला क्यों करना है। मैं अभी भी ये परिवार में आपके लिए बोल रहा हूँ। लिन युआन ने शांत होने का नाटक किया, लेकिन वह वास्तव में बेहद घबराया हुआ था। जब भी लॉन हाओचेन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, उसका दिल थोड़ा कस गया। क्योंकि गु किंगी वह महिला है जिसे मैं प्यार करता हूँ और तुमने उसे अपवित्र किया है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। अपवित्र? लानत है, तुम चीजों की कल्पना करने में बहुत अच्छे हो। तुम्हें खुद को व्यभिचारी पति बनाना बहुत पसंद है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम व्यभिचारी पति हो? लिन युआन ने अपने दिल में शिकायत की। वह कभी भी लॉन हाओचेन के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत नहीं करेगा। भाई लॉन ने गलत समझा होगा। लिन युआन ने सौम्य मुस्कान के साथ बात जारी रखी। जैसा कि कहा जाता है, मुस्कुराते हुए व्यक्ति को मत मारो। जब तक आपका रवैया पर्याप्त रूप से सही है, आपको हमेशा मुझसे तर्कसंगत रूप से बात करनी चाहिए। लेकिन लॉन हाओचेन की मुद्रा देखकर ऐसा लगता है कि उनका आपसे ज्यादा बात करने का इरादा नहीं है। मिस्टर गु और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। कोई रिश्ता नहीं था। ये लिंग मिस ये इसकी गवाही दे सकती हैं। आपके जाने के कुछ समय बाद ये लिंग राय वह और मिस्टर गु आधी रात तक एक दूसरे को देखते रहे। लिन युआन ने तुरंत लॉन हाओचेन को बताया कि हायू रेस्तरां में आज क्या हुआ था। वह अपनी अंतरात्मा को वापस पाने की उम्मीद कर रहा था, क्योंकि मूल उपन्यास में भाग्य के पुत्र को किसी को मारने के लिए एक वैध कारण की आवश्यकता थी। अब जब भी कारण खत्म हो गया है, तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते, है ना? सचमुच उस मामले में लॉन हाओचेन रुक गया और लिन युआन ने सोचा कि दूसरे पक्ष ने अपना मन बदल लिया है और राहत की सांस लेने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से लॉन हाओचेन ने अचानक विषय बदल दिया। तब मैं भविष्य की परेशानियों को रोकूंगा। भाई लॉन, हमें इस बिंदु तक पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप गु किंगी को पसंद करते हैं तो आप उसका पीछा कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं उसे तेजी से प्राप्त करने में आपकी मदद भी कर सकता हूँ। वह कैसा रहेगा? लानत है, ये लड़का लॉन हाओचेन मुझे मारने के लिए कृतसंकल्प है। चूंकि उसके साथ तर्क करने का कोई तरीका नहीं है, आइए रुचियों के बारे में बात करें। जैसा कि अपेक्षित था, ये कहने के बाद लॉन हाओचेन रुक गए और इस मामले की संभावना के बारे में सोचने लगे। मैं लॉन हाओचेन एक महिला का पीछा कर रहा हूँ और मुझे अभी भी आपकी सहायता और सुविधा की आवश्यकता है। क्या आप मुझे तुच्छ समझते हैं? लॉन हाओचेन ने भौहें चढ़ा दी और फिर से लिन युआन की ओर चल दिया। अरे ये काम नहीं करेगा। यह आदमी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लिन युआन बेहद घबरा गया और अचानक चिल्लाया, एक क्षण रुकें। ओह, क्या आपके पास कोई अंतिम शब्द है? लॉन हाओचेन ने मनोरंजन के साथ लिन युआन को देखा। वह वैसे भी आज रात लिन युआन को मारने वाला था। यहाँ तक कि ज़ैद सम्राट भी उसे रोक नहीं सका। उन्होंने क्या कहा? 1 मिनट अधिक या 1 मिनट कम कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लिन युआन को अपने आखिरी शब्द कहने का समय दे रहा है। मेरा बस एक सवाल है। आपने हायू रेस्तरां छोड़ दिया और उत्तर की ओर चले गए, लेकिन मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। आप मुझे कैसे रोक पाए? लिन युआन ने पूछा। वह प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इस समय वह हर एक सेकंड में देरी कर सकता था। यहाँ तक कि एक और सेकंड भी उसे एक और सेकंड के लिए जवाबी उपायों के बारे में सोचने की अनुमति देगा और जीवित रहने की आशा का एक और सेकंड होगा। हे 18/717 है 19 अध्याय 19। क्या आप खलनायक है या मैं खलनायक हूँ? हाँ, यह आश्चर्यजनक है कि आप इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं। लिन युआन का सवाल सुनने के बाद लॉन हाओचेन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने वास्तव में अपने सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया। मैंने हायू रेस्तरां छोड़ दिया और वास्तव में उत्तर की ओर चला गया, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया। इसके बजाय मैं चुपचाप आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि आप दक्षिण की ओर ड्राइव करने के लिए काफी स्मार्ट थे, दुर्भाग्य से आपकी कार की गति मेरी नजर में घोंघे से अलग नहीं थी। आसानी से पकड़ने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। क्या आप तुम्हें समझ आया?
लॉन हाओचेन के मुंह के कोने मुड़े हुए थे, मानो वह दूसरों से श्रेष्ठ होने की भावना का आनंद ले रहा हो। उनकी नज़र में आम लोग चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे जिन्हें उनकी उंगली के एक झटके से कुचलकर मार दिया जा सकता था। लिन युआन भी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान कड़वी थी। प्राचीन योद्धा वास्तव में अपमानजनक हैं। उनकी शारीरिक गति अकेले ही किसी वाहन की गति का मुकाबला कर सकती है और वे केवल एक पैर से वाहन की पूरी गति को रोक सकते हैं। जब उन्होंने मूल उपन्यास पढ़ा तो उन्हें इस क्षमता का कोई आभास नहीं हुआ। अब इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने के बाद वह केवल दो शब्द कहना चाहता था, विकृत। बाद के चरण में एक तलवार पहाड़ को तोड़ देती है और एक चाकू आकाश को तोड़ देता है। वह कैसा दृश्य होगा। यह अफसोस की बात है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मैं बाद के चरणों में जीवित नहीं रह पाऊंगा। लॉन हाओचेन को पास आते देख लिन युआन के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच ही मरने वाला हूँ? मालिक, कृपया जल्दी चले जाओ। इस समय लिन युआन का ड्राइवर किसी समय कार से बाहर निकल गया। वह एक बार की तरह लॉन हाओचेन पर झपटा और लिन युआन को जाने के लिए समय देने के लिए उसे कसकर गले लगा लिया। अदालत की मौत। लॉन हाओचेन गुस्से में थे। उसने अपनी भुजाओं से थोड़ा सा बल लगाया और तुरंत ही उसके पूरे अंगों में भारी शक्ति फैल गई। वह आगे बढ़ा और ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे सीधे लिन युआन पर फेंक दिया। एक धमाके के साथ ड्राइवर का शरीर लिन युआन पर भारी पड़ा। वे दोनों उड़ गए और 2 या 3 मीटर दूर जमीन पर गिर गए। लिन युआन के पास अपने शरीर के दर्द के बारे में सोचने का समय नहीं था। वह कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। धिक्कार है, ये शरीर बहुत कमजोर है। वह शिकायत किए बिना नहीं रह सका। बगल वाला ड्राइवर भी खड़ा हो गया। चूंकि लिन युआन ने उसके लिए सिर्फ गद्दी का काम किया था, इसलिए वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। मास्टर, मुझे क्षमा करें, क्या आप ठीक हैं? मैं अभी मरा नहीं हूँ। लिन युआन ने अपने मुंह के कोने को पहुंचा और अपनी नजर फिर से लॉन हाओचेन पर टिका दी। मास्टर, मैं उसे रोक लूंगा। आप जल्दी से चले जाओ और अधिक मदद के लिए बुलाओ। ये बेकार है, लिन युआन ने सीधे उत्तर दिया। यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चाहे तुम्हें कितने भी लोग मिल जाएं, वे उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। उसका लक्ष्य मैं हूँ। चले जाओ और अपना जीवन व्यर्थ मत दो। मास्टर, ड्राइवर को अपने युवा मालिक से ऐसे शब्द सुनने की कभी उम्मीद नहीं थी। युवा मास्टर वास्तव में मेरे बारे में चिंतित थे। युवा मास्टर वास्तव में मेरी परवाह करते थे और मुझे जीवित रखने के लिए युवा मास्टर रुकने के लिए तैयार थे और पहले मुझे जाने दिया। ड्राइवर इतना भावुक हो गया कि वह लगभग रो पड़ा। हाँ, आप दोनों के बीच मालिक और नौकर का गहरा रिश्ता है। लिन युआन, मैंने सुना है कि तुम नॉर्थ सिटी का एक बुरा लड़का हो, हर तरह की बुराई करने वाला। तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में ड्राइवर की सुरक्षा के बारे में चिंता कैसे कर सकता है? मेरे मन में तुम्हारे लिए एक नया सम्मान शुरू हो रहा है। लॉन हाओचेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और लिन युआन को अंतिम झटका देने के लिए तैयार हो गया। चूंकि तुम्हारे पास अभी भी कुछ वीर है, इसलिए मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लॉन हाओचेन ने अचानक अपने पैरों पर बल डाला और उनका शरीर हवा और बिजली के झोंके की तरह था। अगले ही पल वह लिन युआन के सामने आया और उसकी मुट्ठी सीधे लिन युआन के चेहरे पर लगी। ये खत्म हो गया। मेरी दूसरी जिंदगी भी इसी तरह खत्म होने वाली है। लिन युआन जानता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। लेकिन अंत में मैंने फिर भी अपने दिल में शिकायत की। धिक्कार है, भगवान, यदि आप कर सकते हैं तो मुझे एक प्रणाली दें। मैं भाग्य के इस BYD बच्चे को जमीन पर कुचल दूंगा। अच्छा। रात में वायाडक्ट पर एक गुस्से भरी चीख गूंज उठी। लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। इस समय लॉन हाओचेन की मुट्ठी उसके चेहरे से केवल 0.01 सेंटीमीटर दूर थी। दोनों व्यक्तियों ने एक साथ आवाज की दिशा में देखा। उन्होंने देखा कि पुलिस की वर्दी में 2 शेरिफ उनकी ओर तेजी से आ रहे हैं। उनकी शक्तिशाली फ्लैशलाइट से उनकी आंखें चौंधिया रही हैं। ये देखकर लॉन हाओचेन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसने लिन युआन के कपड़े पकड़ लिए और उसे अपने सामने खींच लिया। आज आप भाग्यशाली हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप हर बार इतने भाग्यशाली होंगे। बस गटर में चूहे की तरह इधर उधर भागो और देखो कि तुम मेरे हाथों में कितने समय तक जीवित रह सकते हो। नॉर्थ सिटी शेरिफ के सामने किसी को मारना कोई समझदारी भरा कदम नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि मारा गया व्यक्ति लिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, जो नॉर्थ सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। लिन परिवार निश्चित रूप से चौतरफा हमला करेगा और यह एक बड़े मामले में बदल जाएगा जो नॉर्थ सिटी को झकझोर देगा, जो नॉर्थ सिटी में उसके जीवन के लिए हानिकारक होगा। आप शेरिफ को बता सकते हैं कि मैं ही वह हूं जो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन तब मरने वाले आप अकेले नहीं होंगे। आपके माता पिता, हाँ, और आपकी बेटी भी मर जाएगी। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे स्वयं आजमा सकते हैं। लॉन हाओचेन ने बोलना समाप्त करने के बाद लिन युआन को जमीन पर फेंक दिया, फिर चले गए और जल्द ही रात में गायब हो गए। लॉन हाओचेन। लिन युआन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। हर आदमी की अपनी गरिमा और अपनी निचली रेखा होती है। यदि कोई आपको धमकाता है तो आप इसे सहने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई आपके परिवार को धमकी देता है और आप फिर भी अपना गुस्सा निकल लेते हैं तो आप एक आदमी नहीं है। नियति के बच्चे, मैं तुम्हारी मां से प्यार करता हूं। यदि तुम आज मुझे नहीं मारोगे तो कल मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा दूंगा। लिन युआन ने गुप्त रूप से शपथ ली। अरे, क्या तुम दोनों ठीक हो? क्या आप हैं लिन युआन? दोनों शेरिफ तुरंत लिन युआन के पक्ष में आ गए। लिन युआन को देखने के बाद वे दोनों चौंक गए। सिर्फ इसलिए कि लिन युआन बहुत प्रसिद्ध था, उसे हर कुछ दिनों में उनके सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में जाना पड़ता था। सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो लगभग उनके घर जैसा था, यहाँ तक कि सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में उनके पास एक अलग हिरासत कक्ष भी था। अभी क्या हुआ? एक शेरिफ ने भी भ्रमित होकर पूछा। अगर उसने इसे सही ढंग से देखा तो लिन युआन को पीटा गया लग रहा था। नॉर्थ सिटी में वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्होंने लिन युआन को छूने की हिम्मत की। उन्होंने वास्तव में सोचा कि वे अपने भाग्य का फायदा उठा रहे हैं। ये ठीक है, मुझे अभी एक राजमार्ग डकैती का सामना करना पड़ा। लिन युआन ने खुद को झाड़ा और दोनों शेरिफों से बात की। दोनों शेरिफों ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में उनके दिमाग में एक सवाल उठा, क्या यह अभी भी लिन युआन है? अतीत में उसने उन्हें डांटा होगा, उन्हें निकम्मा कहा होगा और पूछा होगा कि उन्होंने अपराधियों का पीछा क्यों नहीं किया। मिस्टर लिन, क्या इस मामले को हमें सौंपने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खोया, मैं बस उसके द्वारा धक्का दिए जाने के बाद गिर गया। रात में अंधेरा था और मैं उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, इसलिए इसे भूल जाओ। बस गश्त करते रहो और हाई अलर्ट पर रहना याद रखो। लिन युआन ने ड्राइवर को बुलाया और सीधे वहां से निकल गए। दोनों शेरिफों ने फिर एक दूसरे की ओर देखा। क्या लिन युआन अभी उन्हें निर्देश दे रहा था? क्या अब रात हो गई है? क्या वे दिवा स्वप्न देख रहे हैं? हे 19/717 अध्याय 20 अपना साहसिक कार्य चुराने के लिए मुझे दोष न दें। वाहन त्यान हुआ हवेली की ओर बढ़ता रहा। मास्टर, मैं अभी आपकी रक्षा करने में सफल रहा। ड्राइवर लिन युआन को उपदेश देते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे बहुत शर्म महसूस हुई। वह न केवल युवा स्वामी की रक्षा करने में विफल रहा था, बल्कि वास्तव में युवा स्वामी द्वारा उसकी रक्षा की गई थी। उसे जाने देने के लिए युवा मास्टर अकेले रहने को भी तैयार था। युवा मास्टर के ड्राइवर और अंगरक्षक के रूप में वह अपने कर्तव्य में पूरी तरह से लापरवाह है। हाँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लॉन हाओचेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपका उससे कोई मुकाबला नहीं है, ये सामान्य है। लिन युआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जाने से पहले लॉन हाओचेन ने उसे जो कहा वह भूल नहीं सका। उस समय लिन युआन वास्तव में पूछना चाहता था कि खलनायक कौन है, आप या मैं? मास्टर, क्या आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और लोगों को ढूंढना चाहते हैं? भले ही हम उस आदमी के बराबर नहीं हैं, हम कम से कम उसके लिए कुछ समय खरीद सकते हैं और उसे सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दे सकते हैं।
ड्राइवर फिर बोला, कुछ और लोग देरी। लिन्युआन बस कड़वाहट से मुस्कुराया। इस ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि लॉन हाओचेन कितना भयानक था। लॉन हाओचेन का सामना करते समय एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट एक पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि विशेष बलों के राजा को भी लॉन हाओचेन के सामने तुरंत मार दिया जाएगा। ये लड़का एक प्राचीन योद्धा है। इस प्रकार के लोग दुनिया के सामान्य ज्ञान से आगे निकल गए हैं। केवल कुछ और लोगों के होने से वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। क्या मुझे आपका नाम पता चल सकता है? लिन्युआन ने उस ड्राइवर की ओर देखा जो अभी भी गाड़ी चला रहा था और अचानक पूछा। क्योंकि उसने अपनी याददाश्त में खोजा लेकिन ड्राइवर का नाम याद नहीं आया, वह केवल पूछ सका। ऐसे वफादार माथत को याद किया जाना चाहिए। मास्टर, मेरा नाम यांग गैंग है। यांग गैंग ने अपना नाम बताया। जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उनकी आवाज़ थोड़ी उत्साहित थी। युवा मास्टर ने पहले कभी उसका नाम नहीं पूछा था। अब अगर मैं पूछूं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि युवा मास्टर को मेरी याद आ गई है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं युवा मास्टर का विश्वासपात्र बन गया हूं? यांग गैंग अपने मन में बेतहाशा सोच रहा था। लिन्युआन ने सिर हिलाया और नाम नोट किया। कार तेजी से तियानहुआ हवेली पहुंची। लिन्युआन यांग गैंग को अपने विला में ले गए और काफी देर तक खोज की, इससे पहले कि उन्हें चोटों के इलाज के लिए कुछ मलहम मिले। इसे संक्षेप में लागू करने के बाद लिन्युआन ने यांग गैंग से कहा, जाओ एक अतिथि कक्ष ढूंढो और सो जाओ। मास्टर, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपकी निगरानी कर सकता हूँ। लिन्युआन ने यांग गैंग की ओर देखा और मुस्कुराए। ये तियानहुआ हवेली है, हमारे यहाँ सुरक्षा गार्ड गश्त कर रहे हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आपको कल भी मुझे ड्राइव करना होगा, सो जाओ। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा मास्टर। लिन्युआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद यांग गैंग ने अंततः समझौता किया, एक अतिथि कक्ष पाया और सोने चला गया। लिन्युआन मास्टर बेडरूम में गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत की ओर देख रहा था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अगर आज रात लॉन हाओचेन ने उस पर हमला किया होता और गश्त कर रहा शेरिफ अचानक सामने नहीं आता तो उसकी जान चली जाती। ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद उन्हें नींद नहीं आई। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, नायक लॉन हाओचेन, यदि आप मुझ पर हमला करते हैं तो मैं इसे सहन करने में सक्षम हो सकता हूं, लेकिन यदि आप मेरे परिवार को धमकी देते हैं तो मुझे आपके प्रति असभ्य होने के लिए दोष न दें। लिन्युआन बिस्तर से उठा, मेज पर गया और अपने दिमाग में मौजूद जानकारी को सुलझाया। मूल उपन्यास में लॉन हाओचेन को पहाड़ से नीचे आने के बाद कभी कभी रोमांच का अनुभव होता था। यह इन कारनामों के कारण था कि लॉन हाओचेन की ताकत में धीरे धीरे सुधार हुआ और वह और अधिक शक्तिशाली हो गई। अब उसे जो करना था वह लॉन हाओचेन से आगे निकलना था और अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए इन साहसिक कार्यों को अपने लिए हासिल करना था। उसने यह विचार पहले भी सोचा था लेकिन जोखिम बहुत बड़ा था। मैं कार्रवाई करने से पहले और अधिक तैयारी करना चाहता था, लेकिन यह स्पष्ट था कि लॉन हाओचेन मुझे ऐसा समय नहीं देगा। यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपना अवसर छीनने के लिए मुझे दोष मत दो। लिन्युआन ने कागज पर लिखा और चित्र बनाया। मूल उपन्यास में लॉन हाओचेन से संबंधित वास्तव में बहुत सारे रोमांच हैं, इसलिए वह कुछ सरल लोगों को चुनना चाहता है जो जल्दी से उसकी अपनी ताकत में सुधार कर सकते हैं। मूल उपन्यास में अपनी ताकत को बेहतर बनाने के केवल 3 तरीके हैं। पहला है मार्शल आर्ट का अभ्यास करना, दूसरा है जादुई हथियार और तीसरा है अमृत। काफी देर तक छांटने के बाद लिन्युआन ने कागज पर 3 वृत्त बनाए। यहाँ अवसरों का एक चक्र है जो आपके भविष्य से संबंधित है। जैसे जैसे लॉन हाओचेन अधिक से अधिक शक्तिशाली होता गया, वह अब अपने सामान्य स्व को कुचलकर तरोताजा महसूस नहीं करता था, इसलिए लेखक ने अपने खलनायक स्व के लिए अपनी क्षमताओं में सुधार करने का अवसर भी व्यवस्थित किया। अपनी ताकत में सुधार करने के बाद उसे लगा कि वह अजय है और उसने और भी बुरे काम किए, लेकिन फिर भी वह लॉन हाओचेन के हाथों में पड़ गया और उसे बहुत अनुभव हुआ। अगले दिन लिन्युआन स्तब्ध होकर उठ गया। उसने अपना शरीर फैलाया, आसानी से धोया और कमरे से बाहर चला गया। यांग गैंग, जाओ और मुझे ये चीजें खरीदने में मदद करो। लिन्युआन ने यांग गैंग को एक नोट सौंपा जिस पर बाहर जाने के लिए आवश्यक कुछ सामान लिखा हुआ था। नोट पर वस्तुओं को देखते हुए यांग गैंग ने पूछा, मास्टर, क्या हम लंबी यात्रा पर जा रहे हैं? हाँ, आप मेरे साथ आए ताकि हम और सामान खरीद सकें। ठीक है मास्टर, मैं इसे तुरंत करूंगा। यांग गैंग ने यह नहीं पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह तुरंत नॉर्थ सिटी के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में गया और लिन्युआन की जरूरत की हर चीज खरीदी। लिन्युआन ने रेफ्रिजरेटर खोला, अंदर की सामग्री को देखा और अपने लिए कुछ साधारण भोजन तैयार किया। मैंने कुछ अंडे तले, ब्रेड के 2 स्लाइस टोस्ट किए और कुछ चेरी टमाटर सलाद और सलाद ड्रेसिंग ली और एक साधारण नाश्ता किया। यांग गैंग बहुत तेज था और थोड़ी ही देर में तियानहुआ हवेली लौट आया। मालिक, सब कुछ खरीद लिया गया है। ठीक है, चलो। यंग मास्टर, क्या मिस्टर गू ने आज आपसे बाहर चलने के लिए नहीं पूछा? यांग गैंग ने लिन्युआन की ओर देखा और सावधानी से बोला। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की लेकिन अर्थ बता दिया। लिन्युआन को यह भी याद आया कि गू किंग ने उसे आज अपने कार्यालय जाने के लिए कहा था, लेकिन उसकी जान लगभग खतरे में थी, तो उसके पास जाने का समय कैसे हो सकता था? इसके अलावा लॉन हाओचेन गू किंग का निजी अंगरक्षक था, तो क्या अगर वह वहां जाता तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा होता? नहीं, सीधे चलते हैं, लिन्युआन ने तुरंत कहा। हाँ मास्टर। यांग गैंग ने यह नहीं पूछा कि क्यों। चूंकि युवा गुरु ने न जाने का निश्चय कर लिया था तो वह नहीं जाएगा। उसे बस युवा स्वामी के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता थी। जल्द ही कार तियानहुआ हवेली से बाहर निकल गई और दूर चली गई। रास्ते में लिन्युआन ने अपने माता पिता को एक संदेश भेजा। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में शायद 2 या 3 दिन लगेंगे, कृपया शियाओबाओ का अच्छा ख्याल रखें। काम पूरा होते ही उसने अपना फोन बंद कर दिया। इस दौरान वह नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें परेशान करे। लिन्युआन ने गंभीर भाव से खिड़की से बाहर देखा। यह यात्रा जोखिम भरी हो सकती है लेकिन उसे फिर भी जाना था। हे 20/717 है 21 मुठभेड़। लिन्युआन का पहला पड़ाव सैवेज पीक था। वाइल्डमैन पीक नॉर्थ सिटी और माउंटेन सिटी के जंक्शन पर स्थित है। यह एक निर्जन क्षेत्र है और बहुत रहस्यमय है। अफवाहों के अनुसार वहाँ जंगली आदमी रहते हैं, इसलिए इसका नाम वाइल्डमैन पीक रखा गया है। सैवेज पीक घने जंगल और कई जंगली जानवरों से भरपूर एक सतत पर्वत श्रृंखला है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए यह एक अच्छी जगह है। यात्रा में 5 या 6 घंटे लगते हैं। जब लिन्युआन सैवेज पीक पर पहुंचे तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। वाइल्डमैन पीक के पास कई छोटे छोटे गांव हैं। हालांकि उन्हें पास कहा जाता है, वे वास्तव में वाइल्डमैन पीक से कई किलोमीटर दूर हैं। उन्हें यहाँ एक साधारण रेस्तरां मिला और उन्होंने अपना पेट भरने के लिए कुछ खाया। लिन्युआन और यांग गैंग रेस्तरां में केवल 2 लोग नहीं थे, उनके अलावा 4 लोगों का ग्रुप था, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। एक नज़र में ही साफ लग रहा था कि वे दूसरी जगहों से थे। मुझे लगता है कि वह सैवेज पीक का पता लगाना चाहता है, अन्यथा वह इस दूर स्थान पर नहीं आता। आप दोनों, क्या आप भी सैवेज पीक का पता लगाने के लिए यहाँ हैं? जैसे ही लिन्युआन और यांग गैंग निकलने वाले थे, 4 लोगों में से एक उनके पास आया और दोस्ताना तरीके से पूछा। इस आदमी का चेहरा बहुत सुंदर है, ये कैजुअल स्पोर्ट्स वियर पहनता है, इसकी मुस्कान खिली खिली है और ये लोगों को एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण सज्जन व्यक्ति का स्वभाव देता है। हाँ, क्या तुम लोग भी वही हो? लिन्युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। निसंदेह वह अपने यहाँ आने के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे छिपाने के लिए अन्वेषण का बहाना इस्तेमाल किया। हाँ, हम 4 लोग हैं जो राजधानी से आए हैं। राजधानी? लिन्युआन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बीजिंग राजधानी है और जो लोग बीजिंग में रह सकते हैं वे खुद को बाहरी लोगों से श्रेष्ठ मानते हैं। लिन्युआन ने अपने सामने 4 लोगों पर एक बार फिर नजर डाली और उनकी पोशाक और उनके स्वभाव के आधार पर उनका मूल्यांकन किया।
वे बीजिंग के सामान्य परिवारों के बच्चे नहीं हो सकते, इनमें से ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन के बेटे बेटियां थे, क्योंकि लिन युआन को उनमें एक चुंबकीय क्षेत्र महसूस हुआ जो उनके चुंबकीय क्षेत्र के समान था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक सामान्य परिवार के बच्चे के पास हो सकती थी। यह एक प्रकार की वीरता होगी जो बचपन से ही धन की कोई कमी न होने के कारण विकसित हुई होगी। चूंकि आप भी सैवेज पीक का पता लगाने जा रहे हैं तो हम एक साथ क्यों नहीं जाते? आखिरकार एक और व्यक्ति का मतलब अधिक ताकत है। अगर रास्ते में हमें कोई खतरा आता है तो हम सभी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? सौम्य युवा मास्टर ने फिर पूछा। इसे भूल जाओ जो फेंग, ये दोनों लोग स्पष्ट रूप से अक्षम हैं। अगर हम उन्हें अपने साथ ले जाते हैं तो वे हमारे लिए बोझ बन सकते हैं। इसी समय एक और लड़का बोला। उसके शब्द कुछ व्यंग्यात्मक थे और वह सामने वाले व्यक्ति जितना सौम्य और परिष्कृत नहीं था। इसके बजाय उसने एक बाका व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। उसमें लिन युआन को अपनी ही परछाई दिख रही थी। लिन युआन को इस बात की परवाह नहीं थी कि इस व्यक्ति ने क्या कहा और बस शांति से उत्तर दिया, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम कुछ समय के लिए साथ चल सकते हैं। लिन युआन का लक्ष्य सैवेज पीक की गहराई थी। वह जानता था कि ये 4 युवा मास्टर और युवा महिला यहाँ केवल कुछ मौज मस्ती करने आए थे और सैवेज पीक के बाहरी इलाके में घूमने के बाद चले जाएंगे। कुछ देर साथ चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है। मेरा नाम जो फेंग है। जिसने अभी अभी शिष्टता से बात की थी उसका नाम झांग लोंग है और ये दो हैं हे युवे और वान क्यान्यू। जो फेंग ने क्रमशः 4 लोगों के नाम पेश किए। अरे आप किसे असभ्य कह रहे हैं? झांग लोंग ने बाहें चढ़ा ली और बहुत नाखुशी से कहा। लिन युआन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपने सामने हे युवे नाम की लड़की की ओर देखा। कैजुअल शर्ट और ट्राउजर और हाइकिंग स्नीकर्स पहने हुए वह बेहद खूबसूरत थी। वह स्पष्ट रूप से सैवेज पीक की साहसिक यात्रा की तैयारी कर रही थी। उसने अपने लंबे बालों को अपने सिर के पीछे एक जुड़े में बांध रखा था। उनका खूबसूरत चेहरा लोगों को पहली नजर में ही उनसे प्यार करने के लिए काफी था। जब उसने ये नाम सुना तो लिन युआन के मन की यादें जाग उठी। मूल उपन्यास में हे युवे विनियति के बेटे लॉन हाओचेन के हरम में एक उपपत्नी है, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत देर से होती है और वह प्रकट होने के क्षण से ही स्त्री द्वेष रखती है और लड़कों के साथ निकट संपर्क नहीं रख सकती है। लेकिन हमारा भाग्यपुत्र लॉन हाओचेन बिल्कुल अपवाद है। अजीब बात है, वह अब क्यों दिखाई दे रही है? और क्या उसने नहीं कहा कि वह स्त्री द्वेषी है? क्या वह अब लड़कों के साथ घूमने नहीं जा रही है? लिन युआन संदेह से भर गया था, लेकिन जल्द ही उसे याद आ गया। मूल पुस्तक में बाद में उल्लेख किया गया है कि हे युवे की स्त्री द्वेष जनजात नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले उसके दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा पर यात्रा कर रहे 2 लड़कों द्वारा उन पर हमला करने और अश्लील हरकत करने का प्रयास करने का परिणाम है। सौभाग्य से उसके दोस्त जो उसके साथ यात्रा कर रहा था ने उसे देर करने में मदद की और उसे भागने दिया। हालांकि उसके बाद उसकी सहेली पूरी तरह से गायब हो गई और उसके साथ यात्रा कर रहे 2 लड़के सुरक्षित राजधानी लौट आए। ये सोचते हुए लिन युआन ने वान क्यान्यू की ओर देखा जो हे युवे के साथ बैठा था। वह लड़की थी जिसने 2 जानवरों को रोकने के लिए जीतोड़ लड़ाई की और अपनी अच्छी बहन को भागने के लिए समय दिया। वह दिखने में हे युवे से थोड़ी कमतर है, लेकिन उसका फिगर हे युवे की तुलना में काफी भरा हुआ है, जो एक प्लस है। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि यह घटना ही हुई है। मुझे इसमें पढ़ने की उम्मीद नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जो फेंग का नाम मुझे इतना परिचित लग रहा था। क्या ये राजधानी जाने के बाद लॉन हाओचेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है? एक मुस्कुराता हुआ बाघ, एक पाखंडी। वह सतह पर दयालु और सौम्य दिखता है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ अपनी गंदी और विकृत मानसिकता को छिपा रहा है। लिन युआन का मन विचारों से भरा हुआ था और अब वह विचार कर रहा था कि क्या साथ जाने के उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाए। अरे क्या तुमने काफी देख लिया? झांग लोंग की आवाज गूंजी और वह अधीरता से लिन युआन के पास आया। शुरू से ही ये लड़का हे युवे और वान क्यान्यू को घूरता रहा है और वह उसे गंभीरता से नहीं लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम हंस का मांस खा सकते हो? पेशाब करने के बाद अपने आप पर अच्छी तरह नजर डालो। झांग लोंग के शब्द बहुत कठोर थे। यांगैंग बहुत क्रोधित हुआ जब उसने देखा कि किसी ने उसके युवा मालिक का इस तरह अपमान करने का साहस किया है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह लॉन हाओचेन को हरा नहीं सका तो उसके सामने ये 2 कमीने उसके प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? लिन युआन यांगैंग को रोकने के लिए पहुंचे और उनसे कहा कि वह जल्दबाजी में काम न करें। मैं थोड़ा आवेगी हूँ, कृपया बुरा न माने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई की बातें सचमुच कानों को बुरी लगती हैं। मेरा नाम लिन युआन है और यह मेरा भाई यांगैंग है। भाई लिन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। भाई जो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वे दोनों मुस्कुराए, अपने हाथ फैलाए और हाथ मिलाया, मानो वे अच्छे दोस्त हो जो अभी अभी मिले हों और एक दूसरे को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम बड़े आदमी हो, तुम बात करना बंद क्यों नहीं कर देते? चलो चलते हैं। इस समय वान क्यान्यू उठ खड़े हुए। मूल उपन्यास में वान क्यान्यू का अधिक वर्णन नहीं है, लेकिन अब इसे देखकर लिन युआन को लगता है कि वह थोड़ी टॉमबॉय जैसी हो सकती है। इसकी तुलना में उसके बगल में हे युवे दयनीय दिखती है, जिससे लोग उसकी रक्षा करना चाहते हैं। हे 21/717 अध्याय 22 ने मेजबान। बिल का भुगतान करने के बाद लिन युआन और उनका समूह रेस्तरां से निकल गए और सड़क के किनारे खड़ी कार के पास आए। जो फेंग और 3 अन्य लोग कार चलाते थे। वान क्यान्यू और हे युवे को गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस पिछली सीट पर बैठने की जरूरत थी। जो फेंग और झांग लोंग ने बारी बारी से गाड़ी चलाए। अपने अपने लक्ष्य की खातिर उन दोनों को कोई शिकायत नहीं थी। जैसे ही युवे कार में बैठने वाली थी उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजी। सिस्टम बाइंडिंग प्रगति पर है, बाइंडिंग सफल है, होस्ट नाम हे युवे। सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों को पूरा करें और आप कार्य पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम खोज जारी, अपने अच्छे दोस्त वान क्यान्यू को लें और लिन युआन की कार में सवार होकर सैवेज पीक तक जाएं। समापन पुरस्कार, एक एसओएस बिंग रिस्पांस कौशल कार्ड। उसके दिमाग में अजीब इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि ने हे युवे को अपनी राह पर रोक दिया। उसने उत्सुक नजरों से लिन युआन को बहुत दूर तक देखा। क्या चल रहा है? आखिर यह सिस्टम क्या है? ये क्यों चाहता है कि यू और मैं लिन युआन की कार लें? मेरे द्वारा इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। युवे, तुम्हें क्या हुआ है? वान क्यान्यू ने अपनी अच्छी दोस्त की ओर देखा और पाया कि वह कार में बैठने के इरादे से वहां खड़ी थी, इसलिए उसने पूछा। कुछ नहीं, मैं यू, क्या तुम लिन युआन की कार लेने के लिए मेरे साथ चलोगी? ओह, वान क्यान्यू ने हे युवे को अविश्वास से देखा। उसने अपने अच्छे दोस्त से ऐसे शब्द सुनने की कभी उम्मीद नहीं की थी। लिन युआन, वे बस एक बार एक दूसरे से मिले थे, उन्हें एक दूसरे की कार क्यों लेनी चाहिए? युवे, तुमने क्या कहा? जो फेंग और झांग लोंग भी पास में थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से हे युवे द्वारा किए गए अनुरोध को सुना। इस अनुरोध को सुनने के बाद जो फेंग ने बाहें चढ़ा दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हे युवे ऐसा अनुरोध करेंगे। उसका उद्देश्य क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि हे युवे को उसकी और झांग लोंग की योजना के बारे में पता हो? क्या इसलिए वह मदद मांगना और भागना चाहती थी? नहीं, यह असंभव है। यदि वे वास्तव में खोजे गए थे तो हे युवे के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से वान क्यान्यू को सीधे ले जाएगी, बजाय इसके कि वह पीछे मुड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की कार में बैठे जिससे वह अभी मिली थी। ऐसा व्यवहार सुरक्षित नहीं है। मैं यू के साथ लिन युआन की कार लेना चाहता हूँ। हे युवे ने जो फेंग को देखा और फिर से बोला। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह सिस्टम क्या है, नहीं वह ये जानती थी कि सिस्टम ने उसे और वान क्यान्यू को लिन युआन की कार लेने के लिए क्यों कहा था। उसे लगा कि यह जादू है और वह ये देखने की कोशिश करना चाहती थी कि सिस्टम ने जो कहा है उसे करने से क्या उसे वास्तव में कार्य का इनाम मिल सकता है। हाँ, जो फेंग ने असमंजस में पूछा, क्योंकि आपकी कार में बैठना आरामदायक नहीं है। हे युवे ने मौके पर ही एक बहुत ही घटिया बहाना बनाया। जो फेंग की कार लिन युआन की तुलना में अधिक महंगी और अधिक आरामदायक होगी।
जो फैंग स्वाभाविक रूप से ऐसे घटिया बहाने पर विश्वास नहीं कर सका। हालांकि चूंकि यूवेई ने झूठ बोला था और उसे ऐसा घटिया बहाना मिल गया था, चाहे वह कितना भी पूछे वह उसे सच नहीं बताएगी। इसलिए जो फैंग इतने चतुर थे कि उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। बगल में झांगलॉन बोलना चाहते थे, लेकिन जो फैंग ने उन्हें मौका दिए बिना रोक दिया। लिन्युआन की कार थोड़ी दूर खड़ी थी, इसलिए यांग गैंग उसे समूह के सामने ले गया। लिन्युआन को अभी उनकी बातचीत के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने कार की खिड़की नीचे की और पूछा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम नहीं जा रहे हो? लिन्युआन, क्या यूयू और मैं आपकी कार ले सकते हैं? वह यूवेई लिन्युआन के पास गया और सीधे पूछा। ओह। लिन्युआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या कोई लड़की पहल करके उस लड़के की कार में चलने के लिए कहेगी जिससे वह अभी मिली है? शायद कुछ भौतिकवादी महिलाएं हैं जो एक अच्छी कार देखते ही उसमें बैठने की पहल करेंगी, भले ही वे उस व्यक्ति से अभी मिली हो। लेकिन यूवेई निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह बीजिंग की सबसे बुजुर्ग महिला है और उनके मानक ऊंचे हैं। वह नशील महिलाओं की तरह नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या मैं? यूवेई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और लिन्युआन की ओर नर्म और कमजोर नजर से देखा, जो बहुत प्यारा था। यूवेई से नजरें मिलाने के बाद आपके मन में उसे अस्वीकार करने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन क्या आपके दोस्त सहमत हैं? लिन्युआन ने जो फैंग और झांगलॉन को देखा और जैसा कि अपेक्षित था उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। वे सहमत हुए। उन्होंने यूवेई ने सीधे तौर पर कहा, इससे ज्यादा और क्या? भले ही वे सहमत न हो, वे क्या कर सकते हैं? क्या वे अब भी खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं? अच्छा। लिन्युआन एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर भी सिर हिलाया। हालांकि वह यूवेई के उद्देश्य के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने उसे मना नहीं किया। वैसे भी लॉन्ग हाउचन यहाँ नहीं था और उसके सामने वाले दो लोग नियति के बच्चे नहीं थे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं थी। धन्यवाद। यूवेई की मधुर मुस्कान मनमोहक है। लिन्युआन कार से बाहर निकले और यात्री सीट पर बैठ गए। पीछे की सीटें यूवेई और वान के आने के लिए छोड़ दी। भाई जो, चलो चलें। ठीक है, चलो। जो फैंग मुस्कुराया। वह अभी भी एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता था, उसके बगल में झांगलॉन के विपरीत। वह पहले से ही गुस्से में था और दौड़कर लिन्युआन के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। जो फैंग और झांगलॉन कार में बैठे और लिन्युआन की कार के पीछे चले गए। सिस्टम मिशन पूरा हो गया। एसओएस किल कार्ड का इनाम आइटम बॉक्स में भेज दिया गया है। कार सैवेज पीक की ओर चलने लगी और यूवेई के दिमाग में एक अजीब इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंज उठी। साथ में एक और स्पष्टीकरण भी आया। आइटम बॉक्स सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्य पुरस्कारों को संग्रहित कर सकता है। यदि मेजबान को इसकी आवश्यकता है तो वे इसे सीधे आइटम बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नोट: आइटम बॉक्स एक वर्चुअल स्पेस है। जब मेजबान आइटम बॉक्स से आइटम प्राप्त करता है तो वे हवा से बाहर दिखाई देंगे। कृपया सावधान रहें कि बाहरी लोगों के सामने इसका उपयोग न करें। सहायता कार्ड: जब आप खतरे में हो तो तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए इस कार्ड का उपयोग करें। अपने मन में अजीब इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनकर यूवेई को लगा कि वह सिर्फ अपना हाथ बढ़ाकर एक आभासी बैकपैक तक पहुंच सकती है, जो बहुत जादुई था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एसओएस बिंग कौशल कार्ड निकालने की कोशिश की, जो बहुत आसानी से निकल गया। ये वास्तव में सच है। इस दुनिया में ऐसी ऐसी जादुई चीजें हैं, अगर मैं इसके बारे में दूसरों को बताऊंगा तो कोई भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह यूवेई आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह राजधानी में रहती है। वह कई रहस्य जानती है जो अन्य लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि प्राचीन योद्धा, अल्पसंख्यक लोग जो सामान्य लोगों से परे हैं। लेकिन फिर भी मैंने कभी यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि वर्तमान स्थिति वास्तव में सच थी। यूवेई ने लिन्युआन की ओर देखा, जो यात्री सीट पर बैठा था। ये तथाकथित प्रणाली लिन्युआन से मिलने के बाद सामने आए। इसके अलावा सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य भी लिन्युआन से संबंधित थे। क्या ऐसा हो सकता है? 22/717 अध्याय 23 सैवेज पीक पर आगमन। जो फैंग की कार लिन्युआन की कार के पीछे चल रही थी। कार में बैठे दोनों लोग चुप थे और कोई नहीं बोला। लंबे समय के बाद झांगलॉन अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने जो फैंग की ओर देखा जो गाड़ी चला रहा था और असमंजस में पूछा, तुमने मुझे अभी क्यों रोका? अगर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तो क्या तुम लिन्युआन नामक उस व्यक्ति से नहीं लड़ोगे? जो फैंग ने झांगलॉन पर नजर डाली और जान लिया कि वह एक अधीर व्यक्ति था। वह ये भी जानता था कि उसका स्वभाव गुस्सैल है और वह जरा सी असहमति पर झगड़ा कर बैठता है। पहले ही इतनी देर हो चुकी है, आप बेहतर व्यवहार करें। यदि यूवेई और वान के आनियो आपके और उस लिन्युआन के कारण हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। क्या आप समझती हैं? लेकिन आपने अभी अभी यूवेई और वान के आनियो को उस आदमी की कार में चढ़ते देखा है। झांगलॉन अभी भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यह ऐसा था मानो आपके हाथ का सबसे खूबसूरत और मजेदार खिलौना अचानक किसी और ने छीन लिया हो। हालांकि आप अपने दिल में अच्छी तरह से जानते हैं कि वह व्यक्ति आपके खिलौनों के साथ कुछ नहीं करेगा, फिर भी आप असहज महसूस करते हैं। धैर्य की थोड़ी सी कमी एक महान योजना को बर्बाद कर सकती है। जो फैंग ने ठंडे स्वर में कहा। झांगलॉन ने और कुछ नहीं कहा। वह जो फैंग के लहजे से पहले ही बता सकता था कि वह उससे असंतुष्ट था। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो मुसीबत में भी पड़ सकता है। अगर मैं राजधानी लौटा तो मुझे दूसरे पक्ष से बदला लेना पड़ सकता है, जो इसके लायक नहीं है। बाहरी लोगों के लिए जो फैंग एक बहुत ही सहज व्यक्ति प्रतीत होता है, लेकिन केवल वह जानता है कि जो फैंग सिर्फ खुद को छिपाने में अच्छा है। उसी समय लिन्युआन की कार में वान कियानियो खुद लिन्युआन के बारे में कुछ सवाल पूछ रहे थे। लिन्युआन, आप कहाँ से हैं? वान कियानियो ने पूछा। मैं नॉर्थ सिटी से हूँ। लिन्युआन ने भी सच्चाई से उत्तर दिया और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उत्तरी शहर हमारी राजधानी से ज़्यादा दूर नहीं है। यदि आपके पास समय है तो आप बीजिंग में हमसे मिलने आ सकते हैं। मैं एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाऊंगा और आपको बीजिंग में करने के लिए सभी मजेदार चीज़ों पर ले जाऊंगा। कैसा रहेगा? वास्तव में यदि आप ऐसा कहती हैं मिस वांग, मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। सैवेज पीक के अभियान से लौटने के बाद मैं राजधानी शहर का दौरा करने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। पैसे खर्च करने से डरो मत, मिस वांग। लिन्युआन मुस्कुराते हुए सहमत हुए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या मैं डरूंगा? भले ही मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, फिर भी मेरे पास यूवेई है। मैं आपको बता दूं, यूवेई हमारी राजधानी में एक प्रसिद्ध धनी महिला है जिसके पास संपत्ति है। वो इससे पहले कि वान कियानियो अपना वाक्य पूरा कर पाती, यूवेई ने अपना मुंह किया और वह केवल दबी आवाज में फुसफुसा सकी। बकवास मत करो। वह यूवेई थोड़ा नाराज था। मेरा अच्छा दोस्त ऐसा है। वह बुरी इंसान नहीं है, लेकिन वह अक्सर बहुत परिचित होती है और बिना रोक टोक के बोलती है। वह अक्सर आपको वह सब कुछ बताएगी जो उसे कहना चाहिए और जो नहीं कहना चाहिए। अगर मैंने उसे तुरंत नहीं रोका होता तो कौन जानता है कि वान नाम वाली इस लड़की ने क्या चौंकाने वाले शब्द कहे होते। यूवेई, तुमने मुझे फिर से रोका। क्या हम अभी अच्छे दोस्त हैं? वान कियानियो अंततः यूवेई के हाथ से छूट गया। हालांकि ये यूवेई कमजोर दिखती है, लेकिन वास्तव में वह बहुत मजबूत है। ताकत के मामले में ही उसकी उम्र की कोई भी लड़की उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्हें बचपन से ही सांडा और जूडो जैसे कुछ आत्मरक्षा कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। सामान्य लोगों के मानकों के आधार पर वह ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ कौशल है। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बीच में रोक दूं? ठीक है, मुझे अपनी चाल दिखाओ। वान कियानियो ने यह कहा और सीधे ही यूवेई की ओर हमला शुरू कर दिया। यूवेई वास्तव में कुशल है, लेकिन वह कार की पिछली सीट की संकीर्ण जगह में अपने कौशल को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकती है। यह तब होता है जब वान कियानियो फायदा उठाता है। लिन्युआन ने पिछली सीट से आ रही चंचलता की आवाज़ें सुनी। उसने रिव्यू मिरर में देखा और वह बेहद खूबसूरत था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों लड़कियों की कराहें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं।
थोड़ी देर तक हंगामा करने के बाद वान कियान्यू आखिरकार रुक गए और कुछ हद तक शर्मिंदा ह्यूवेई की ओर देखा। इस समय वह पीछे की सीट पर टेढ़ी होकर झुक रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी और उसके विशाल स्तन लयबद्ध रूप से उठ रहे थे और गिर रहे थे। ह्यूवेई ने वान कियान्यू की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। जिस आदमी से वह अभी मिली थी उसके सामने खुद को शर्मिंदा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वान कियान्यू ने अपना सिर घुमाया और धीरे से सीटी बजाई, जैसे कि उसने खुद ऐसा नहीं किया हो। मास्टर, सैवेज पीक अभी सामने है। यांग गैंग ने इस समय लिन युआन से बात की। ये शब्द स्वाभाविक रूप से ह्यूवेई और वान कियान्यू के कानों में पड़े और उन्होंने तुरंत उत्सुकता से लिन युआन की ओर देखा। अभी यांग गैंग ने लिन युआन को यंग मास्टर कहा, इसलिए ये दो लोग दोस्त या भाई नहीं हैं, बल्कि मालिक और नौकर हैं। लिन युआन, आप वास्तव में एक युवा मास्टर हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उत्तरी शहर के एक बड़े परिवार के बेटे हैं? वान कियान्यू अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और तुरंत पूछा। मुझे ऐसा लगता है, लिन युआन ने विस्तार से नहीं बताया। तो आपका परिवार कौन सा व्यवसाय चलाता है? शायद हम कुछ व्यावसायिक सहयोग कर सकते हैं। वे सभी छोटे व्यवसाय हैं, उल्लेख करने लायक नहीं हैं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि राजधानी के व्यापारी राजधानी के बाहर के सभी स्थानों को है दृष्टि से देखते हैं। भले ही उनका एक दूसरे के साथ व्यापारिक लेन देन हो, फिर भी वे उसे है दृष्टि से देखते थे। इसलिए लिन युआन अपने दिल की गहराई से राजधानी के लोगों, विशेषकर व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। वह उत्तरी शहर में लिन परिवार की जमीन के टुकड़े की रखवाली करने से संतुष्ट था। आखिरकार लिन परिवार के वर्तमान उद्योग के साथ भले ही वह अपने शेष जीवन में कुछ न करे, उसे भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वान कियान्यू मूर्ख नहीं थे। वह निश्चित रूप से देख सकती थी कि लिन युआन क्या सोच रहा था। वह उसके पक्ष में बहुत अधिक शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। आखिरकार बुटलिकस को छोड़कर कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अस्वीकार किए जाने जैसा कुछ करने को तैयार नहीं होगा। वाहन बहुत तेज चल रहा था और जल्दी सैवेज पीक के नीचे पहुंच गया। आगे गाड़ी चलाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, इसलिए उन्हें गाड़ी यहीं खड़ी करके पैदल चलना पड़ा। कार पार्क करने के बाद लिन युआन और अन्य लोग बाहर निकले और डिक्की से अपनी जरूरत के उपकरण निकाले। झोउ फेंग ने उनका पीछा किया और उनमें से 6 एक साथ इकट्ठे हुए और उनके सामने सैवेज पीक को देखा। जंगल बेहद घना है और पक्षियों और जानवरों की आवाज दूर से सुनी जा सकती है, जिससे पूरे सैवेज पीक में रहस्य का स्पर्श जुड़ जाता है। चलो चलें, रुको। 6 लोगों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और वे तुरंत सैवेज पीक के अंदरूनी हिस्से की ओर चलने लगे। हे पब फ्यूचर विज्ञापन 23/717 24 अध्याय 24 में किसी का इंतजार कर रहा हूँ। यांग गैंग ने मोर्चा संभाला और आगे चल दिए। उसने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी और सड़क को अवरुद्ध करने वाले सभी खरपतवार और मृत शाखाओं को काट दिया और सफलतापूर्वक रास्ता साफ कर दिया। यांग गैंग के पीछे लिन युआन थे, उसके बाद झांग लॉन्ग और झोउ फेंग थे, जबकि ह्यूवेई और वान कियान्यू टीम के अंत में थे। सैवेज पीक पर पहाड़ी सड़क ऊबड़-खाबड़ है और उस पर चलना बेहद कठिन है, जिसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 6 लोगों की प्रगति बहुत धीमी है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने बातें की। भाई लिन, आप इस सैवेज पीक में कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? झोउ फेंग ने लिन युआन का पीछा किया और पूछा। अधिकतम 3 से 5 दिन, कम से कम 1 या 2 दिन। आप लोग कैसे हैं? लिन युआन ने उत्तर दिया। उनके यहाँ आने का उद्देश्य उस रोमांच को प्राप्त करना था जो उनके भविष्य से संबंधित था। हालांकि वह लगभग जानता था कि यह कहाँ है, इसे खोजने में हमेशा कुछ समय लगेगा। लिन युआन के अनुमान के अनुसार इसे प्राप्त करने में 4 या 5 दिन से अधिक नहीं लगेगा और फिर वह सीधे निकल सकता है। भाई लिन, क्या आप यहाँ इतने लंबे समय तक रुकने वाले हैं? हम भाई लिन से अलग हैं। हम यहाँ सिर्फ नवीनता के लिए आए हैं और एक रात यहाँ रहने के बाद वापस चले जाएंगे। झोउ फेंग ने उत्तर दिया। लिन युआन झोउ फेंग के उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं थे। वह जानता था कि ये दोनों लोग क्या योजना बना रहे थे, लेकिन अब वह थोड़ा उत्सुक था क्योंकि उसकी उपस्थिति उनकी योजना का हिस्सा नहीं थी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं उनकी योजनाओं में बाधा डालूंगा? ये जानते हुए भी कि मैं उनकी योजनाओं में बाधा डालूंगा, उन्होंने मुझसे साथ चलने के लिए क्यों कहा? लिन युआन ने हर समय इस बारे में सोचा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं दे सका। इस समय उन्होंने बस सोचना छोड़ दिया और एक समय में एक कदम उठाने का फैसला किया। जैसे जैसे धीरे धीरे अंधेरा होता गया, उन्होंने तुरंत एक अपेक्षाकृत समतल भूभाग ढूंढ लिया, कुछ घास फूस हटा दिया और तंबू लगाना शुरू कर दिया। यांग गैंग, लिन युआन, झोउ फेंग और झांग लॉन्ग तंबू का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि 2 लड़कियां ह्यूवेई और वान कियान्यू भोजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार थीं। जल्द ही तंबू लगाए गए और भोजन तैयार किया गया। मेरे पास यहाँ कुछ पेय हैं जो मैंने यहाँ आने से पहले तैयार किए थे। चलो साथ में पीते हैं। झोउ फेंग ने कुछ पेय निकाले और उन्हें उपस्थित सभी लोगों को वितरित किया। लिन युआन ने इसे लेने के बाद इसकी सावधानीपूर्वक जांच की, लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा। उसने बोतल का ढक्कन खोला, एक घूंट लिया और एक तरफ रख दिया। ह्यूवेई, वान कियान्यू, यांग गैंग, झोउ फेंग और झांग लॉन्ग सभी ने बड़े घूंट में शराब पी। वे अभी तंबू लगाने और भोजन तैयार करने में व्यस्त थे और वे सभी बहुत थक गए थे। अब चूंकि उनके सामने पीने के लिए कुछ था, इसलिए किसी को कोई झिझक नहीं हुई और वे पहले अपनी तलब मिटा लेना चाहते थे। फिर सभी ने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए खाना शुरू कर दिया। उसी समय सुदूर उत्तरी शहर में तेंजुआन बिल्डिंग के राष्ट्रपति कार्यालय में सचिव ने अपने सामने गु पिंगी को देखा और पाया कि राष्ट्रपति गु मेज पर लाल गुलाबों को घूर रहे थे। ये स्पष्ट रूप से काम से छुट्टी लेने का समय है, लेकिन श्री गु अभी तक घर क्यों नहीं गए हैं? इससे मुझे सचिव को काम छोड़ने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या लिन युआन अभी तक यहाँ नहीं है? गु पिंगी ने अपने सचिव की ओर देखा और पूछा। मिस्टर गु, आप आज पहले ही 50 से अधिक बार पूछ चुके हैं। काम से निकलने का समय हो चुका है। यदि यंग मास्टर लिन आना चाहते तो वह बहुत पहले आ गए होते। यदि वह अभी तक नहीं आए हैं तो इसका मतलब है कि वह आज नहीं आएंगे। सचिव ने निराशा की दृष्टि से उत्तर दिया। हे भगवान, इस दुनिया में क्या चल रहा है? मिस्टर गु, जो लिन युआन से सबसे ज्यादा नफरत करते थे और लिन युआन को देखते ही उसे दूर रहना चाहते थे, क्या आज वह वास्तव में उसके आगमन का इतना इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, तुम पहले घर जा सकती हो। तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा मिस्टर गु। नहीं। सेक्रेटरी को ऐसा लगा मानो उसे माफ कर दिया गया हो। उसने राष्ट्रपति का कार्यालय छोड़ दिया, अपना सामान पैक किया और खुशी खुशी घर चली गई। गु पिंगी मेज पर मोबाइल फोन देख रही थी। उसने लिन युआन को 100 से अधिक बार फोन किया था, लेकिन दूसरे पक्ष का फोन बंद था और वह बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकी। इस आदमी ने वास्तव में मुझे खड़ा करने का साहस किया। गु पिंगी को बेवजह गुस्सा और नाखुशी महसूस हुई। हालांकि उसने तुरंत अपना गुस्सा दबा लिया और फिर इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह बेहद हास्यास्पद थी। लिन युआन 3 साल से उसे चाट रहा था और वह जितना संभव हो सके उसे बचने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसने आखिरकार उसके पास आना बंद कर दिया तो वह उसके आने के लिए बहुत उत्सुक थी। शायद वह अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि वह जिसका इंतजार कर रही थी वह लिन युआन नहीं था, बल्कि वह लाभ था जो वह उसके लिए ला सकता था। किंगी, क्या तुम अभी तक घर नहीं जा रही हो? इस समय कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और लॉन्ग हाउचेन सीधे अंदर चला गया। गु पिंगी ने भौहें चढ़ा ली। लॉन्ग हाउचेन के व्यवहार से बहुत नाखुश। भले ही लिन युआन आए, वह पहले अपने कार्यालय का दरवाजा खटखटाना जानते थे, लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने वास्तव में दरवाजा खोल दिया और सीधे अंदर चले गए, जो बहुत असभ्य था। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, गु पिंगी ने ठंडे स्वर में कहा। किसी का इंतजार कर रहा हूँ? कौन? लिन युआन, लॉन्ग हाउचेन ने पूछा। उसकी नजर मेज पर रखे लाल गुलाबों पर पड़ी। उसे अभी याद है कि ये वही गुलाब थे जो लिन युआन ने गु पिंगी को दिए थे। अप्रत्याशित रूप से गु पिंगी ने इसे फेंका नहीं। उसने एक फूलदान भी ढूंढ लिया और उसमें गुलाबों का गुलदस्ता रख दिया।
क्या वह लिन युआन को इतना पसंद करती है? लॉन हाओचेन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। भले ही गुकिंग ईमानदार थे या अभिनय के लिए ऐसा कर रहे थे, उन्हें बहुत नाखुशी महसूस हुई। हाँ, ये सही है, मैं लिन युआन का इंतजार कर रहा हूँ। गोकिंगी ने ये जानबूझकर कहा, वह नहीं आएगा। आपका क्या मतलब है? लॉन हाओचेन ने जो कहा उसे सुनने के बाद गोकिंगी तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने लॉन हाओचेन को देखा और महसूस किया कि आज लिन युआन की अनुपस्थिति का लॉन हाओचेन से कुछ लेना देना हो सकता है। मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ, इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। देखो, वह अभी तक नहीं आया है ना? क्या तुमने उसके साथ कुछ किया? गोकिंगी ने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि लिन युआन ने लॉन हाओचेन का बहुत डर दिखाया था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि क्यों। अगर कोई होता जो लिन युआन को धमकी दे सकता होता तो लॉन हाओचेन निश्चित रूप से उनमें से एक होता। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? लॉन हाओचेन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुमने ऐसा न किया। अगर तुमने मेरे महत्वपूर्ण मामले में देरी की तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। भले ही दादाजी तुम्हारी रक्षा करें, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गोपिंगी ने सीधे लॉन हाओचेन से बात की। अब कृपया अब यहाँ से चले जाएं। अब मेरे कार्यालय में प्रवेश न करें। क्या आप समझ गए? लॉन हाओचेन शांत रहे। उसने गोपिंगी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह मुड़ा और गोपिंगी के कार्यालय से बाहर चला गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। गोपिंगी के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद लॉन हाओचेन ने एक क्रूर और भयानक अभिव्यक्ति प्रकट की। ऐसा लगता है कि लिन युआन को मारने की योजना जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए। ये सब वह नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन वह बस सावधानी बरत रहा था कि कहीं गोपिंगी को लिन युआन के आसपास किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना न करना पड़े। हे 24/717/25 अध्याय 25 सैवेज पीक की गहराई की ओर अकेले बढ़ना। सैवेज पीक पर 3 टेंटों के सामने 3 लटकती हुई रोशनियां लटकी हुई थी जो छोटी खुली जगह को रोशन कर रही थी। लिन युआन ने ज्यादा नहीं खाया। उन्होंने बस सामान पैक किया, हेलम लगाया और कुछ लोगों से बात की। मैं सैवेज पीक की गहराइयों का पता लगाने जा रहा हूँ। क्या आप में से कोई मेरे साथ आना चाहता है? वह युवेई बहुत आश्चर्यचकित था। उसने कुछ भ्रमित होकर लिन युआन की ओर देखा क्योंकि अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। ऐसे में सैवेज पीक की गहराई में जाना बेहद खतरनाक बात होगी। क्या हमें इस समय जाना होगा? ये बहुत खतरनाक है। सुबह होने तक इंतजार क्यों नहीं किया जाए? युवेई ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता का संकेत था। क्योंकि रात में यह अधिक रोमांचक होता है। लिन युआन ने लापरवाही से एक बहाना बना दिया। संभवतः वह उपस्थित लोगों को अपना वास्तविक उद्देश्य नहीं बता सका। हम नहीं जाएंगे, रात में ये बहुत खतरनाक है। हम यहाँ सिर्फ सैर के लिए आए हैं। अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप रोमांच चाहते हैं तो अकेले जाएं। झांगलोंग ने सीधे बात की। वह नहीं चाहता था कि रात में सैवेज पीक में गहराई तक खोजबीन करने के कारण उसके साथ कुछ घटित हो। उसकी युवावस्था अभी पूरी नहीं हुई थी। उत्साह खोज रहे हैं, केवल मूर्ख ही ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यांगैंग तुरंत खड़ा हो गया। वह अपने युवा मालिक को अकेले जोखिम उठाते हुए नहीं देख सकता था। तुम यहीं रहो, मैं अकेला चला जाऊंगा, लिन युआन बोला। फिर वह यांगैंग के कान के पास झुका और धीमी आवाज में बोला जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे। ये दोनों पोते अच्छे लोगों की तरह नहीं दिखते। कृपया उन पर नजर रखने में मेरी मदद करें। अगर वे कुछ भी गलत करने की हिम्मत करते हैं तो आपको समय रहते उन्हें रोकना होगा। क्या आप समझे? लिन युआन को पता था कि आगे क्या होगा और यांगैंग को यहाँ रखना भी एक तरह का बीमा था। हालांकि वह मूल उपन्यास की नायिकाओं के साथ शामिल नहीं होना चाहता था। जब उसे पता था कि किसी की हत्या हो सकती है और यह व्यक्ति ठीक उसके सामने है, अगर उसने इसे नहीं रोका और आंखें मूंद ली तो लिन युआन खुद को हत्यारे का साथी मान लेगा और वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं केवल आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ, युवा मास्टर। हालांकि यांगैंग समझ गया था कि लिन युआन का क्या मतलब है, लेकिन वह परवाह नहीं करना चाहता था। उनके लिए युवा मास्टर की सुरक्षा हर चीज से ऊपर थी। वह युवा मास्टर की सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता था और दूसरों की सुरक्षा नहीं कर सकता था। इतने भोले मत बनो। मेरी नजर उन 2 महिलाओं पर है। तुम्हें समझना चाहिए कि जिन महिलाओं को मैं पसंद करता हूं उन्हें छूने की इजाजत किसी और को नहीं है। अगर उनका एक भी बाल झड़ गया तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्या तुम्हें इस बार समझ में आया? लिन युआन अवाक था। उन्होंने अपना पूर्व खलनायक रवैया निकाला और यांगैंग को आदेश दिया। तब मैं समझ गया। यांगैंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर चाहता था कि वह पीछे रहे। पता चला कि वह दोनों पोतों पर नजर रखना चाहता था। उसे डर था कि वे उस महिला पर हमला कर देंगे जिसे युवा मालिक पसंद करता था। ठीक है, मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, लिन युआन ने सिर हिलाया और कहा। यांगैंग एक बहुत ही वफादार व्यक्ति है। वह केवल अपने लिए जिम्मेदार है और उन लोगों की परवाह नहीं करता जो उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। वह बहुत योग्य कमीना है। वह किसी भी ऐसी चीज को संभालने की पूरी कोशिश करेगा जिसका उसे कोई लेना देना हो, भले ही वह अक्षम्य अपराध हो। मूल उपन्यास में ड्राइवर यांगैंग के बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं बताया गया है। ये केवल ये कहता है कि वह उसका वफादार अधीनस्थ है जिसने उसे बुराई करने में मदद की और अंततः उसकी रक्षा के लिए लॉन हाओचेन के हाथों मर गया। लिन युआन उस कारण को लेकर काफी उत्सुक था जिसने यांगैंग को उसके प्रति इतना वफादार बना दिया। अगर बाद में मौका मिला तो मैं इसके बारे में जरूर पूछूंगा। आइए इसे अभी के लिए एक तरफ रख दें। यहाँ चीजें समझाने के बाद लिन युआन ने हेडलैम्प चालू किया और अकेले ही सैवेज पीक की गहराई की ओर चला गया। तुम्हारा ये दोस्त सचमुच मौत से नहीं डरता। ये देखकर कि लिन युआन वास्तव में अकेले सैवेज पीक की गहराई की ओर जा रहा था, झांगलोंग ने यांगैंग की ओर देखा और उपहास के संकेत के साथ कहा। वह लोगों को ऐसे नहीं समझते थे। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? उसे साहसिक यात्रा पर जाना था। वह सचमुच पागल था। ये देखकर कि यांगैंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया, झांगलोंग को अचानक वो महसूस हुई। उसने यांगैंग पर ध्यान देना बंद कर दिया और वान कियान्यू के साथ बातचीत करने लगा, जबकि जो फैंग युवे से बात कर रहा था। यांगैंग चुपचाप देखता रहा। उसे अभी याद है कि लिन युआन ने जाने से पहले उसे क्या कहा था। लिन युआन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने एक हाथ में छुरी पकड़ रखी थी और आगे बढ़ते हुए सड़क पर उगी घास फूस को काटता रहा। पहाड़ी रास्ते पर उसे अपने आसपास कई कीड़ों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। समय समय पर कुछ कीड़े उसके पास से उड़ते थे या हेडलाइट से आकर्षित होकर उसके माथे पर आ जाते थे। इस पहाड़ी रास्ते पर चलना सचमुच कठिन है। मच्छरों की प्रताड़ना सहते हुए लिन युआन आगे बढ़ती रही। उसे जल्द से जल्द मूल पुस्तक में दर्ज गुफा को ढूंढना था। वह लॉन हाओचेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था, बिना किसी बाहरी प्लगइन के। यह उनका एकमात्र मौका था। हालांकि कुछ देर चलने के बाद लिन युआन को दुख हुआ कि वह खो गया था। रात के समय पहाड़ों और जंगलों में दृश्यता पहले से ही बहुत कम है और आसपास के वातावरण को देखने के लिए केवल हेडलाइट की रोशनी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उसने यथासंभव समतल सड़क पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कितनी दूर तक चल चुका है। रेत में अपना सिर छिपाते रहने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और इससे आप केवल उस रास्ते से भटक जाएंगे जहां से आप आए हैं। लिन युआन ने सोचा कि क्या उसे अस्थायी रूप से लौटना चाहिए और बोर होने पर खोज जारी रखनी चाहिए। जैसे ही वह पीछे मुड़ने वाला था, अचानक उसे अपने से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। अरे, हमारे अलावा क्या इस सैवेज पीक का पता लगाने के लिए कोई और भी आ रहा है? लिन युआन ने अपने दिल में सोचा। लेकिन अब आखिरकार मेरे पास एक लक्ष्य है। यदि दूसरा पक्ष भी खोजबीन के लिए यहाँ है तो मैं उसे आसपास की स्थिति के बारे में पूछ सकता हूँ, जिससे मुझे मूल पुस्तक में गुफा को बेहतर ढंग से ढूंढने में मदद मिलेगी। इसलिए लिन युआन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत प्रकाश की ओर बढ़ गया जो ज्यादा दूर नहीं था। इस समय लिन युआन को किसी गंभीर समस्या का एहसास नहीं हुआ, यानी जब वे सैवेज पीक की तलहटी में गए तो आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था। जैसे जैसे दूरी करीब आती जाती है, रोशनी अधिक से अधिक स्पष्ट होती जाती है और हल्की हल्की आवाजें सुनी जा सकती हैं।
मत करो, रुको, हिम्मत करो। यह एक फीकी महिला आवाज़ थी। आवाज़ सुनने के बाद लिन युआन रुक गया और थोड़ा सा घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष सेक्स कर रहा हो? अगर वह अचानक दौड़ पड़े तो क्या इससे उनकी अच्छी चीज़ बर्बाद नहीं हो जाएगी? लिन युआन ने अपनी गति धीमी कर दी। आखिरकार अगर ऐसी चीज़ किसी तीसरे पक्ष ने देखी तो यह बहुत शर्मनाक होगा। जैसे ही वह झिझका, उसने एक और गुस्से भरी चीख सुनी, मानो वह अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा हो। झू फेंग, झांगलांग, तुम दोनों कभी खुशी से नहीं रहोगे। लिन युआन तुरंत अपने होश में वापस आ गया और उसने तुरंत ही यूरे की आवाज़ पहचान ली। मुझे अचानक एहसास हुआ कि सामने की रोशनी वह तंबू है जिसे मैंने स्थापित किया था और मैं चारों ओर घूम गया था और मूल स्थान पर लौट आया था। लेकिन वह भी इन बातों के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत अपनी गति तेज कर दी और रास्ता साफ करने के लिए अपने हाथ में छुरी को बाएं और दाएं घुमाया। हे 25/717 है 26 हेल्पिंग स्किल कार्ड। लिन युआन अकेले सैवेज पीक की गहराई में जाने के बाद झांगलांग, झू फेंग, हे यूरे और वान कियानयू ने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वे बातचीत में काफी व्यस्त थे, अपने आसपास की कुछ दिलचस्प कहानियों और अपने परिवार की दिलचस्प चीजों के बारे में बात कर रहे थे। दोनों लड़कियां खुशी से हंस पड़ीं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, झांगलांग ने कुछ गंदे चुटकुले सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले वान कियानयू ने परवाह नहीं की, लेकिन झांगलांग की कहानियां अधिक से अधिक बढ़ती गईं। बाद में उन्होंने न केवल कहानी बताई बल्कि धीरे धीरे वान कियानयू पर हमला करना भी शुरू कर दिया। अंत में वान कियानयू अब इसे सहन नहीं कर सकी। उसने भौहें चढ़ा ली और झांगलांग से कहा, झांगलांग, कृपया ठीक से बोलें, क्या आपके हाथों में कुछ गड़बड़ है? आप मुझे बार बार क्यों घूरते रहते हैं? वान कियानयू को ये कैसे पता नहीं चला कि झांगलांग क्या सोच रहा था। वह मेरा फायदा उठाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं। जब वान कियानयू ने यह कहा तो झांगलांग को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने वान कियानयू की ओर देखा और हल्के से कहा, कियानयू, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो मुझे मौका क्यों नहीं दे सकते? मैं तुम्हें मौका क्यों दूं? वान कियानयू ने तिरस्कार के साथ वापस पूछा। बीजिंग में कौन नहीं जानता कि झांगलांग किस तरह का व्यक्ति है। वह अपना दिन बारों में बिताता है, खूबसूरत महिलाओं को अपनी लग्जरी कार में घुमाता है और पूरी रात बाहर रहना एक आम बात है। यदि जो फेंग ने इस बार उसकी गारंटी नहीं दी होती तो वह अपनी अच्छी बहन के साथ गहरे पहाड़ों और जंगलों में आराम करने के लिए नहीं जाती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांगलांग बोलते बोलते इतना अधिक अपमानजनक हो जाएगा और यहाँ तक कि हिंसा पर भी उतर आएगा। वह बिल्कुल बेशर्म है। हाँ, कितनी बेशर्मी है। लड़की तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती तो तुम उसका चेहरा क्यों चाट रहे हो? क्या तुम सिर्फ परेशानी नहीं पूछ रहे हो? ये देखकर यान गैंग उसके बगल में जोर से हंसा। झू फेंग और झांगलांग में से वह झांगलांग से सबसे ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि उसने अपने युवा गुरु को नाराज कर दिया था। यान गैंग की नज़र में जिसका अपने युवा मालिक के साथ झगड़ा होता था, वह उसका दुश्मन था। क्या कहा आपने? झांगलांग गुस्से में था और खड़ा हो गया और यान गैंग की ओर देखा। क्या तुम बहरे हो? मैंने ऐसा क्या कहा जो तुमने नहीं सुना? यान गैंग भी प्रतिद्वंद्वी से बिल्कुल भी नहीं डरकर सीधे खड़ा हो गया। अगर वह लड़ना चाहता तो अकेले झांगलांग जैसे 10 युवा मास्टर्स को हरा सकता था, लेकिन शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत अचानक खड़ा हो गया था। यान गैंग को केवल अपनी आंखों के सामने एक चमक महसूस हुई। उसके अंगों ने अचानक ताकत खो दी और वह एक पल में एक घुटने पर बैठ गया। यान गैंग को अचानक एक घुटने पर बैठा देखकर झांगलांग बेतहाशा हंसा। वह चेहरे पर चंचल भाव लिए कदम दर कदम यान गैंग की ओर चला। मैं तुम्हें लंबे समय से नापसंद करता हूँ। क्या तुम मुझे रेस्तरां में मारना चाहते थे? झांगलांग के ऐसा कहने के बाद उसने यान गैंग के चेहरे पर लात मारी। यान गैंग ने सहज रूप से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसकी भुजाओं में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। लातों से जोर से लगी और अचानक उसकी नाक से खून बहने लगा। क्या तुम पहले इतने सक्षम नहीं थे? अब तुम यहाँ कुत्ते की तरह निश्चल क्यों पड़े हो? झांगलांग बहुत आक्रामक थे। वह यान गैंग के सामने आया और उसे बार बार लात मारना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लातें यान गैंग की छाती पर लगी। लड़ना बंद करो। यूवी ने उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाई और उन्हें रोकने के लिए खड़ा होना चाहा, लेकिन उसने पाया कि उसमें कोई ताकत नहीं है और वह फिर से बैठ गई। यूवी, इस तरह की बातों में मत पड़ो। यान गैंग शिष्टता से बात करने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए झांगलांग के लिए उसे सबक सिखाना ही सही है। झू फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। यूवी मुक्त होना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि वह कोई ताकत नहीं जुटा पा रही थी। इस वक्त वह कैसे नहीं समझ पाई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। झांगलांग की पिटाई का सामना करते हुए यान गैंग विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चूंकि उसने विरोध नहीं किया, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, वह बिल्कुल उसके जैसा ही था और ताकत नहीं जुटा सका। लेकिन झू फेंग और झांगलांग ठीक क्यों हैं? तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। यदि आप अभी भी इसका पता नहीं लगा सकते हैं तो आप वास्तव में अपना दिमाग खराब कर सकते हैं। वान कियानयू, जो पास ही खड़ी थी, को भी समस्या का पता चला क्योंकि वह उठने की ताकत नहीं जुटा पा रही थी। तुम दोनों को तो क्या तुमने हमें नशीली दवा दी? यान गैंग तुरंत समझ गया। वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से झू फेंग और झांगलांग के कारण हुई थी और उन्होंने की एक बोतल पी ली थी जो उन्होंने पहले उसे सौंपी थी और वह भी निश्चित रूप से समस्याग्रस्त था। हाँ, तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हें अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर झांगलांग और भी अधिक बेईमानी से हंसे, क्योंकि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। यान गैंग में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और वह केवल खुद को उनके द्वारा मारे जाने की अनुमति दे सकता था। वान कियानयू ने झांगलांग की ओर देखा और जोर से शाप दिया। कमीने, तुमने हमें नशीली दवा देने की हिम्मत कैसे की? जब हम राजधानी लौटेंगे तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। पफट। हाँ। झांगलांग फिर हंसा। उसने पलटकर वान कियानयू की ओर देखा, फिर बहुत गर्व से कहा, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित राजधानी लौट सकते हो? कृपया, झू फेंग और मैं आप दोनों को सैवेज पीक जैसे सुदूर स्थान पर ले आए और हमने आपको जीवित वापस लौटने देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब आप हमारे चॉपिंग बोर्ड पर सिर्फ मछली हैं और हम केवल आपको वध करने दे सकते हैं। वान कियानयू, तुम बहुत फुहर हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया, लेकिन तुम नहीं मानी और तुमने मुझे हर जगह अपमानित किया। मैं तुम्हें बाद में अपने पैरों के नीचे सवारी करने दूंगा। तुम बेशर्म, वान कियानयू ने शाप दिया। इस समय उसके हृदय में शक्तिहीनता की भावना जाग उठी। झांगलांग को कदम दर कदम अपनी ओर आते देख उसके दिल में डर पैदा हो गया। यूवी ने अपने बगल में झू फेंग को देखा। वह उठने के लिए संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन वह शक्तिहीन थी। झू फेंग ने यूवी को देखा और मुस्कुराया। संघर्ष मत करो, ये दवा तुम्हें संघर्ष करने में असमर्थ कर देगी, लेकिन तुम्हारी सारी चेतना बनी रहेगी। लेकिन मैंने इसे पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वह यूवी इस पर विश्वास नहीं कर सका। झू फेंग को राजधानी में एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह सुंदर और दयालु है, जो उसका वर्णन करने का एक अच्छा तरीका है। उसे दुष्ट शब्द से जोड़ना कठिन है। बेशक, तुम्हें अपने पास रखने के लिए। झू फेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से ही यूवी की टूटी को ऊपर उठाया। वह बहुत सुंदर थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में इसका आनंद लेने दूंगा। चलो पहले एक अच्छा शो देखते हैं। इस समय झांगलांग पहले ही वान कियानयू के सामने आ चुका था और उसके कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ा। उसने वान कियानयू को नीचे दबाया। वह इस घमंडी औरत को अपने सामने नंगा कर देना चाहता था। वह इस स्वाभिमानी स्त्री को अपने अधीन कर लेना चाहता था। मत करो, रुको, हिम्मत करो। वान कियानयू संघर्ष करना चाहती थी, लेकिन वह शक्तिहीन थी। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा वान कियानयू? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो कि मैं तुम पर कैसे कब्जा करता हूं। अब इसे रोकें। झू फेंग, झांगलांग, आप दोनों शांति से नहीं रहेंगे।
हेयुई को इसका गहरा अफसोस हुआ। वह जो फैंग जैसे जानवर के लिए क्यों सहमत हुई थी। वह इतनी मूर्ख थी कि उसे जो फैंग ने धोखा दिया और अपने अच्छे दोस्त को ऐसी खतरनाक स्थिति में डाल दिया। वे इस उजाड़ जंगल में मदद के लिए कैसे पुकार सकते हैं। भले ही वे जोर जोर से चिल्लाएं, कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा। मदद करें, और ठीक है, बिंग स्किल कार्ड की मदद करें। हेयुई ने तुरंत उस इनाम के बारे में सोचा जो उसे कार्य पूरा करने पर मिलेगा, बिंग हेल्थ स्किल कार्ड। इसलिए उसने संकोच नहीं किया और ड्रॉप बॉक्स से एसओएस स्किल कार्ड निकाला और उसका उपयोग किया। हे 26/717 27 अध्याय 27 अतीत को उजागर करना। मदद मांगने के लिए कौशल कार्ड आपको खतरे में होने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा। वह यूएई सिस्टम के निर्देशों को नहीं भूले। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि सिस्टम ने उसे धोखा नहीं दिया और इस एसओएस कौशल कार्ड का प्रभाव उतना ही प्रभावी था जितना सिस्टम ने कहा था। वान कियान्यू, अब तुम मुझे कितना भी कोसो वह बेकार होगा। मैं जल्दी तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा जैसे तुम स्वर्ग में हो। चिंता मत करो, मरने से पहले मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपना पूरा आनंद लो ताकि इस दुनिया में तुम्हारी यात्रा सार्थक हो जाए। झांगलोंग ने हंसते हुए कहा। वह बहुत उत्साहित था और उसने बिना किसी नियम के हमला कर दिया। वान कियान्यू का कोट उसके द्वारा फाड़ दिया गया था, केवल अंडरवेयर ही बचा था। जब रक्षा की इस आखिरी पंक्ति का उल्लंघन होने वाला था, जंगल से आने वाली असामान्य हरकतों ने झांगलोंग को वह करने से रोक दिया जो वह कर रहा था। सरसराहट की आवाज और भी करीब आती जा रही थी। झांगलोंग और जो फैंग हल्की रोशनी को पास आते देख सतर्क हो गए। अरे यह कोई जानवर नहीं है ना। झांगलांग ने शाप दिया। वह एक खूबसूरत महिला से शादी करने वाला था, लेकिन उसकी योजना एक जानवर ने बर्बाद कर दी। वह बहुत उदास महसूस कर रहा था। लिन्युआन ने अपने हाथ में छुरी से दाएं और बाएं वार किया, जल्दी से रास्ता साफ किया और तंबू की दिशा की ओर भाग गया। उसके कानों में महिला की क्रोधित और विनती भरी आवाज कमजोर होती गई, उसकी जगह सिसकियां और सूंघने लगी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो खत्म हो गया, क्या मुझे बहुत देर हो गई है। तंबू के पास पहुंचने के बाद उसने झांगलोंग को जंगल के रास्ते वान कियान्यू पर सवार होते देखा। हालांकि वान कियान्यू के कुछ कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। उसे वापस आने में देर नहीं हुई। कुतिया के बेटे, लड़कियों को धमकाने का क्या मतलब है। लिन्युआन जोर से चिल्लाया और अपने हाथ में छुरी से आखिरी खरपतवार को काट दिया। वह सीधे झांगलोंग के पास पहुंचा और उसके चेहरे पर लात मार दी। लात इतनी शक्तिशाली थी कि इसने लिन्युआन को गुस्से से भर दिया। जब झांगलोंग को होश आया तो उसे चक्कर आ गया और उसने लिन्युआन को गुस्से से घूरते हुए खून थूक दिया। लिन्युआन, झांगलोंग खड़ा हुआ और लिन्युआन का सामना करने के लिए जमीन से एक लकड़ी की छड़ी उठाई। जो फैंग ने भी यूवेई को जाने दिया। लिन्युआन की उपस्थिति थोड़ी अप्रत्याशित थी। उसने तंबू से 2 चुड़ियां निकाली और एक झांगलोंग की ओर फेंक दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। मैंने सोचा था कि तुम रास्ते में बेहोश हो जाओगे और जंगल में जंगली जानवरों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बन जाओगे। जो फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिख रहे थे, जैसे कि उन गंदी चीजों का अभी उनसे कोई लेना देना नहीं है। लिन्युआन ने वान कियान्यू को देखा जो जमीन पर असहाय पड़ा हुआ था। फिर उसने यूवेई को देखा जो उसकी आंखों में आंसू के साथ उसके पास बैठा था और अंत में यांगैंग को देखा। यांगैंग बहुत दयनीय स्थिति में था। उसकी नाक से खून बह रहा था, उसका शरीर धूल से सना हुआ था और उसका चेहरा चोटों से ढका हुआ था। यांगैंग के कौशल के साथ इन 2 युवा मास्टर से निपटना बिल्कुल भी समस्या नहीं है, लेकिन अब उसका अंत इस तरह हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया होगा। आप ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाते हैं। लिन्युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। सौभाग्य से वह सावधान था और उसने केवल थोड़ा सा स्वाद लिया, अन्यथा वह शायद वैसा ही होता जैसा जो फैंग ने कहा था। वायलिन वास्तव में चतुर है। इस बारे में क्या ख्याल है। झगड़ा पैदा करने से बेहतर है कि उसे सुलझा लिया जाए। वायलिन, देखो वहाँ जो 2 सुंदरियां हैं, आप, मैं और झांगलांग, अगर हम उन्हें साझा करें तो कैसा रहेगा। हम सभी दोस्त बन सकते हैं। जो फैंग मुस्कुराए और उपदेश देना शुरू किया। लिन्युआन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अपने सामने जो फैंग को देखा। मूल पुस्तक में यह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह ऊपरी तौर पर सौम्य और विनम्र दिखाई देता था, लेकिन वास्तव में उसके दिल में सांप की तरह क्रूर था। उन्हें अभी भी याद है कि मूल पुस्तक में जो फैंग की रुचि बहुत विकृत और बुरी थी, जिसका अर्थ यह था कि उन्हें उद्देश्य की परवाह किए बिना दूसरों पर अत्याचार करना और दुर्व्यवहार करना पसंद था। वह एक विकृत व्यक्ति थे जो बस इस व्यवहार का आनंद लेते थे। ये सोचते हुए लिन्युआन को अचानक एहसास हुआ कि यही कारण हो सकता है कि जो फैंग ने उसे अपने साथ जाने के लिए कहा। केवल यूवेई को पकड़ना ही उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह मनोवैज्ञानिक सुख पाने के लिए यहाँ आत्महत्या भी करना चाहता था। हाँ, जो फैंग, इस तरह की बातें करके अपने आप से झूठ बोलो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पर विश्वास करूंगा। इसके अलावा दूसरे लोग आपको नहीं समझ सकते हैं और आसानी से आपसे धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ओह, क्या तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। ये सुनकर जो फैंग मुस्कुराया। यहाँ तक कि उसके माता पिता और भाई भी उसका असली चेहरा नहीं जानते थे। एक बच्चा जिससे वह केवल एक दिन से भी कम समय के लिए मिला था, ये स्पष्ट रूप से बताने का साहस कैसे कर सकता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हारे देखने से लगता है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात करूंगा। जब आप कॉलेज में थे, याओशिन नाम की एक लड़की थी। आपने उसे फुसलाकर अपने घर बुलाया, फिर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। आपने उसके हाथ पैर के नाखून उखाड़ दिए, उसके सारे दांत उखाड़ दिए और उसकी धमनियां काट दी, जिससे खून बहकर उसकी मौत हो गई। क्या मैं गलत हूँ। लिन्युआन ने बहुत धीरे और स्पष्ट रूप से बात की। यूवेई और वान कियान्यू ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने जो फैंग को अविश्वास से देखा, केवल ये देखा कि जो फैंग का चेहरा काला था और अभिव्यक्ति थोड़ी भयभीत थी। उसने लिन्युआन को घूरकर देखा और पूछा, आप ये कैसे जानते हैं। जो फैंग खुद इस पर विश्वास नहीं कर सके। लिन्युआन इसे नहीं बना सकता था, अन्यथा उसने इसे इतने विस्तार से नहीं बताया होता। लेकिन उसने ये काम बहुत गुप्त रूप से किया और उसके बाद सफाई करने वाले सभी लोग उसके विश्वास पात्र थे, जो उसे कभी धोखा नहीं देंगे, इसलिए बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल सका। हालांकि लिन्युआन ने जो कहा वह वास्तव में सच था और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या उसके आसपास कोई गद्दार था। जब वान कियान्यू और यूवेई ने जो फैंग को ये पूछते हुए सुना तो उन्हें पता चला कि लिन्युआन ने जो कहा वह सच था। जो फैंग, भगवान देख रहा है कि आप क्या करते हैं। यदि आप नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले तो ऐसा न करें। मैं सिर्फ इस एक चीज से कहीं अधिक जानता हूं, जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक। आपने बीजिंग में बहुआ टॉवर की मालकिन को अपने घर में लुभाने के लिए पारिवारिक शक्ति का उपयोग चारा के रूप में किया, फिर उसकी खाल उतारी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपने बीजिंग सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के उपप्रमुख को पकड़ लिया, उसे अंधा कर दिया, उसके घुटने की टोपी तोड़ दी और फिर उसके शरीर के चारों ओर रेत की बोरियां बांध दी और उसे जिंदा समुद्र में डुबो दिया। और यौन के टीवी की शीर्ष महिला, आपने उसे शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर मार डाला, फिर उसके बाद उसका विच्छेदन किया और उसके शरीर को पूरी राजधानी में बिखेर दिया। और जिंगचेन विश्वविद्यालय की कई खूबसूरत लड़कियां जो निर्दोष रूप से गायब हो गईं, वास्तव में उन सभी की आपके द्वारा हत्या कर दी गई थी। आपने बेहद विकृत तरीकों का उपयोग करके उन्हें मौत तक यातना दी। इसके अलावा बस बहुत हो गया, चुप रहो। लिन्युआन जारी रखना चाहता था, लेकिन जो फैंग अब नहीं रुक सकता था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी अभिव्यक्ति भय से भरी हुई थी। उसने वास्तव में ये सभी चीजें की थी, लेकिन क्यों। लिन्युआन, जो उसके लिए एक अजनबी था, उनके बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता था। यहाँ तक कि विभिन्न विवरण भी सटीक हैं। आपको ये जानना होगा कि उन चीजों को करते समय प्रक्रिया को करने वाले आप अकेले हैं और आपके अलावा कोई और विवरण नहीं जान सकता है। लिन्युआन ने जो कहा वह ऐसा था मानो वह उसे ये सब करते हुए देख रहा हो। इस समय जो फैंग को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने सामने लिन्युआन की ओर देखा और दुष्टतापूर्वक शब्द दर शब्द पूछा,
आप कौन हैं? हे पब फ्यूचर विज्ञापन 27/71,728 अध्याय 28 थोड़ा सुंदर। जो फैंग को ऐसी भयभीत अभिव्यक्ति दिखाते हुए देखकर लिन युआन बहुत संतुष्ट हुए। बेशक वह जो फैंग पर कैमरा स्थापित नहीं कर सका, इन सब का उल्लेख मूल पुस्तक में किया गया था। जो फैंग को अपने द्वारा किए गए कार्यों को वीडियो या डायरी के रूप में रिकॉर्ड करना पसंद था। बाद में जो फैंग को नीचे लाने के लिए लॉन्ग हाउचेन सबूत इकट्ठा करने के लिए जो फैंग की हवेली में घुस गया और इन सामग्रियों की खोज की। उसे अभी भी कुछ चीजें याद थी, लेकिन वर्तमान समय से देखते हुए वे चीजें अभी तक नहीं हुई थी और उसने जो वर्णन किया वह सब चीजें थी जो फैंग पहले ही कर चुके थे। आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं लिन युआन, स्वर्ग से भेजा गया न्याय का दूत हूँ। कोई भी बुराई मेरी नजरों से बच नहीं सकती। तुम मेरे साथ चालाकी कर रहे हो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम ये कैसे जानते हो। अब जब तुम ये जानते हो तो मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारी जीभ खींचूंगा, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, तुम्हारे कान छेद दूंगा और फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो फैंग ने शातिराना ढंग से कहा कि लिन युआन बहुत कुछ जानता है और उसे किसी भी कीमत पर रखा नहीं जा सकता। झांगलांग, कार्रवाई करो। रुको। झांगलांग ने तुरंत अपना चाकू उठाया और लिन युआन पर हमला कर दिया। लिन युआन ने अभी जो कहा उससे वह भी हैरान रह गया। हालांकि वह जानता था कि जो फैंग उतना दयालु नहीं था जितना वह दिखता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरी पार्टी इतनी विकृत थी। वह उससे भी अधिक अपमानजनक था, एक युवा को कर्मी जो सभी प्रकार की बुराई करता था। जो फैंग की तुलना में झांगलांग को लगा कि वह अभी भी एक इंसान है। हालांकि वह अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। यदि वह जीवित रहना चाहता था तो वह केवल ये दिखावा कर सकता था कि उसने कुछ नहीं सुना है और जैसा जो फैंग ने कहा था वैसा ही कर सकता है, अन्यथा वह अगला शिकार हो सकता है। दो लोगों को उस पर हमला करते देख लिन युआन चिल्लाया, भाड़ में जाओ, मैं लॉन्ग हाउचेन से भी नहीं डरता तो मैं तुम दोनों पोते पोतियों से क्यों डरूंगा। चलो, कौन किससे डरता है। लिन युआन भी हाथ में चाकू लेकर आगे बढ़ा। हालांकि वह बहुत डरा हुआ था, फिर भी इस समय वह सब कुछ भूल गया था। चाहे वह आत्मसमर्पण कर दे या भाग निकले, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। मौका पाने का एकमात्र तरीका इसे आजमाना था। मास्टर, सावधान रहें। यांग गैंग इस समय भी हिलने डुलने में असमर्थ थी। वह बेहद चिंतित था, लेकिन वह केवल युवा मास्टर को सावधान रहने के लिए कह सकता था। मैं कितना अयोग्य कमीना हूँ। हर बार जब मैं युवा मास्टर को खतरे में डालता हूँ तो मैं केवल बगल से देख सकता हूँ। कितना बेकार है। लिन युआन बिना किसी नियम के दोनों हाथों से छुरी पकड़कर लड़ रहा था। जो फैंग और झांगलांग को भी डर था कि लिन युआन के हाथ में चाकू उन्हें चोट पहुंचाएगा, इसलिए उन तीनों ने बस यादृच्छिक चालें पिंग पोंग बनाई, लेकिन यह वास्तव में बेकार था। जो फैंग को पता था कि जारी रखना कोई समाधान नहीं है, इसलिए वह अचानक एक कदम पीछे हट गया। झांगलांग के पीछे आया, अपना पैर उठाया और झांगलांग के बट पर लात मारी। विशाल बल ने झांगलांग को लड़खड़ा दिया और वह लिन युआन की ओर झपटा। झांगलांग ने अपना संतुलन खो दिया और घबराहट में उसने दोनों हाथों से चाकू पकड़ लिया और लिन युआन पर वार कर दिया। लिन युआन चकमा देकर किनारे चला गया, लेकिन जो फैंग ने यह मौका नहीं छोड़ा और अपने हाथ में ली छुरी से लिन युआन की गर्दन पर वार कर दिया। ये देखकर कि वह इससे बच नहीं सकता, लिन युआन ने अपना मन बना लिया और जो फैंग के ब्लेड को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसकी हथेली से खून टपक रहा था। लिन युआन को दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह जानता था कि वह इस समय संकोच नहीं कर सकता। उसने एक हाथ से जो फैंग के चाकू को रोका और दूसरे हाथ से जो फैंग के चाकू चलाने वाले हाथ पर काट दिया। ये देखकर जो फैंग ने कटने से बचने के लिए जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे खींचा, परिणाम पहले ही तय हो चुका था, क्योंकि जैसे ही जो फैंग ने अपना हाथ पीछे खींचा और छुरी छोड़ दी, उसके पास अब ब्लेड नहीं था। फिर लिन युआन को अब डरने की जरूरत नहीं है। लिन युआन ने जल्दी से 2 कदम आगे बढ़ाया, अपना चाकू उठाया और जो फैंग की छाती पर वार कर दिया। एक लंबा और संकीर्ण घाव अचानक प्रकट हुआ और खून बह निकला, जिसने जो फैंग के कपड़ों को भिगो दिया। मैं देखता हूँ। जो फैंग बुरी तरह चिल्लाया और अपने दांत कसकर भींच लिए। तेज दर्द ने उसे लगभग सुध बुध खो दिया था। उसने अपने सामने लिन युआन को घूरकर देखा। लिन युआन का बायां हाथ भी दर्द में था। खून से उसकी पूरी हथेली लाल हो गई थी। खून अभी भी टपक रहा था और उसका बायां हाथ कांपना बंद नहीं कर रहा था। लेकिन अब वह नीचे नहीं गिर सकता था। झांगलांग पहले ही ऊपर चल चुका था और उसने देखा कि जो फैंग को लिन युआन ने काट डाला था और वह स्तब्ध रह गया कि वह कहाँ था। लिन युआन इस अवसर को नहीं चुकेंगे। उसने जमीन पर पड़ा एक चाकू उठाया और झांगलांग पर फेंक दिया। झांगलांग ने जल्दबाजी में चकमा दे दिया। उसी समय लिन युआन पहले ही उसके पास आ चुका था। उसने अपने दाहिने हाथ से बल लगाया और छुरी सीधे झांगलांग के पेट में घोंप दी। झांगलांग को दर्द महसूस हुआ और वह झींगा की तरह सिकुड़कर जमीन पर लेट गया। धिक्कार है, तुम अभी मुझे मारना चाहते हो। लिन युआन घूम गया और जो फैंग के सामने फिर से चला गया और उसे कई बार जोर से लात मारी। क्या तुम अभी बहुत पागल नहीं थे? क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? चलते रहो, लानत है। जो फैंग, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारे रहस्य जानता हूँ। तुम मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लॉन्ग हाउचेन हो? क्या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? लानत है। लिन युआन ने बात की, चाप दिया और लात मारी। लिन युआन के दिल में बहुत आक्रोश था, क्योंकि उस पर पहले लॉन्ग हाउचेन ने घात लगाकर हमला किया था और लगभग उसकी जान चली गई थी। अब आखिरकार उसे इसे रिलीज करने के लिए जगह मिल गई थी। उसने 5 या 6 मिनट तक किक मारी, जब तक कि वह थक नहीं गया और रुक नहीं गया। उसकी पिटाई के कारण जो फैंग कोमा में पड़ गया था। झांगलांग के पेट में चाकू मारा गया था और वह दर्द से चिल्ला रहा था, जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो जिसमें विरोध करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। लिन युआन, क्या तुम ठीक हो? उन्होंने युवेई ने चिंता से पूछा। दवा के प्रभाव के कारण वह अभी तक हिल नहीं पा रही थी और केवल जोर से पूछ सकती थी। कम से कम वह इन 2 पोतों से बेहतर है और वह मर नहीं सकता। लिन युआन कमजोर ढंग से उपदेश दे रहा था। उसके बाएं हाथ के घाव से अभी भी खून बह रहा था। इस वजह से उसे लगा कि उसकी चेतना थोड़ी धुंधली हो गई है और अब वह बस प्रिय जीवन की प्रतीक्षा कर रहा था। लिन युआन, हमारे तंबू में एक मेडिकल किट है, कृपया पहले अपने घाव का इलाज करें। वान कियानयू ने भी चिंता के साथ बात की। रुको। लिन युआन ने खुद को संभालने के लिए संघर्ष किया और युवेई और वान कियानयू के तंबू में आ गया। उसने दवा का डिब्बा निकाला, उसे खोला और रक्तस्राव रोकने के लिए घाव पर जाली लपेट दी। फिर उसने एक कोट निकाला और वान कियानयू को उससे ढक दिया। उसे एक पेड़ का तना मिला और वह उसके सामने बैठ गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद नहीं की। इसके बजाय वह जो फैंग और झांगलांग को घूरता रहा। जब तक वे फिर से खड़े होने की हिम्मत करते, वह अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें फिर से पीट देता। यह स्थिति 2 घंटे से अधिक समय तक बनी रही और दवा के प्रभाव से राहत मिल गई। यांग गैंग, हे युवेई और वान कियानयू फिर से आगे बढ़ने में सक्षम थे और वे तुरंत लिन युआन के पक्ष में आ गए। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? वे अभी तक मरे नहीं हैं। यांग गैंग, इन दोनों को जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। उनसे छुटकारा पाओ, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। उनके शरीर पर सभी घातक स्थानों पर चाकू से वार करो और उनके शरीर को सैवेज पीक में गहराई में फेंक दो। हाँ मास्टर। यांग गैंग ने तुरंत जवाब दिया कि वह वही करेगा जो युवा मास्टर उसे करने को कहेगा और उसने तुरंत आदेश का पालन किया। क्या तुम ठीक हो? हे युवेई और वान कियानयू ने भी चिंता के साथ पूछा। हाँ, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? तुम मरने वाले नहीं हो। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लिन युआन की चेतना पूरी तरह से गायब हो गई। उसका सिर झुक गया और वह युवेई की बाहों में झुक गया और बेहोश हो गया। लिन युआन, हे युवेई और वान कियानयू ने आश्चर्य से कहा और तभी उन्होंने ये पुष्टि करने के बाद राहत की सांस ली कि लिन युआन सिर्फ बेहोश था और मरा नहीं था। हे युवेई ने लिन युआन को अपनी बाहों में देखा। उसके चेहरे पर कई छोटे छोटे घाव थे। वह वापस आने की जल्दी में रहा होगा और रास्ते में शाखाओं और घास फूस ने उसे खरोंच लिया होगा। जब वह उन्हें बचाने के लिए जंगल से बाहर निकला तो वह बहुत सुंदर लग रहा था।
हेयुवेई ने धीरे से लिन्युआन के गाल को सहलाया, उसकी आंखों से चिंता झलक रही थी। हे पब फ्यूचर विज्ञापन 28/717 है 29 परिणाम। जब लिन्युआन फिर से जागा तो आकाश पूरी तरह से उज्जवल था। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जो पट्टी उसने बेतरतीब ढंग से लपेटी थी उसे कहीं अधिक सावधानी से दोबारा पट्टी बांधी गई थी। उसने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और तंबू से बाहर चला गया। वह भी थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था और उसके कदम थोड़े हल्के थे। जब मैं तंबू से बाहर आया तो मैंने देखा कि हेयुवेई और वान कियान्यू वहां बैठे कुछ बात कर रहे थे, जबकि यांग दूसरी तरफ चुपचाप बैठा था। लिन्युआन को बाहर आते देखकर हेयुवेई और वान कियान्यू तुरंत खड़े हो गए और लिन्युआन के पास आए और उसी समय चिंता के साथ पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं ठीक हूँ, लिन्युआन ने कहा कि उनके बाएं हाथ में हल्के दर्द और थोड़ी भूख के अलावा उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है। यांग भी लिन्युआन के पास आया और कहा, धन्यवाद। अच्छा, क्या तुमने वह काम पूरा कर लिया है जो मैंने तुमसे कल करने को कहा था? चिंता मत करो युवा मास्टर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने उन्हें सभी घातक स्थानों पर चाकू मारा, यहाँ तक कि कोई भगवान भी उन्हें नहीं बचा सका। नहीं, लिन्युआन ने सिर हिलाया, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि बहुत अधिक आश्वस्त होना अच्छी बात नहीं है। आखिरकार फिल्म और टेलीविजन नाटकों और उपन्यासों दोनों में समान विषय होंगे। खलनायक ने सब कुछ पूरे आत्मविश्वास के साथ किया, ये सोचकर कि कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन दुर्घटनाएं न होने पर भी अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लिन्युआन, तुम्हें भूख लगी होगी, क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? इस समय हेयुवेई भोजन और पानी लाया। भोजन में कुछ ब्रेड, संपीड़ित बिस्कुट, हैम और अन्य चीजें थी जिन्हें ले जाना और संग्रहित करना आसान था, और पानी सिर्फ साधारण खनिज पानी था। धन्यवाद। लिन्युआन को भी रोका नहीं गया था। वह सचमुच भूखा था, लेकिन उसका बायां हाथ घायल हो गया था और वह पैकेज को फाड़ नहीं सका। ये देखकर हेयुवेई मुस्कुराया। उसने लिन्युआन को पैकेज खोलने में मदद की और उसे सौंप दिया, जबकि वान कियान्यू ने भी लिन्युआन को पानी की टोपी खोलने में मदद की और उसे लिन्युआन के बगल में रख दिया। आप दोनों की आगे की क्या योजना है? भोजन करते समय लिन्युआन ने पूछा। जोहू फैंग मारा गया। ये बात कुछ देर के लिए तो चुप सकती थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चुपी जा सकती थी। जोहू परिवार, जिससे जोहू फैंग संबंधित था, राजधानी के कुछ बड़े परिवारों में से एक था। जोहू फैंग के लापता होने का पता चलने के बाद वे निश्चित रूप से एक जोरदार जांच करेंगे। वे निश्चित रूप से उसे येरेन पीक, हेयुवेई, वान कियान्यू और निश्चित रूप से खुद तक ढूंढने में सक्षम होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोहू फैंग, जो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है, वास्तव में पर्दे के पीछे इतना विकृत व्यक्ति है। वान कियान्यू ने गुस्से में कहा। कल रात लिन्युआन ने जोहू फैंग के अतीत को उजागर किया, जिससे उसे और हेयुवेई को जोहू फैंग को फिर से जानने का मौका मिला। क्रोधित वान कियान्यू को देखकर लिन्युआन मुस्कुराए। अब ये कहना बेकार है, जोहू फैंग पहले ही मर चुका है और आप राजधानी से हैं। आप जोहू फैंग के पीछे परिवार की ताकत को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर जोहू फैंग लंबे समय तक घर नहीं आता है तो यह निश्चित रूप से परिवार का ध्यान आकर्षित करेगा और फिर वे उसकी तलाश के लिए लोगों को भेजेंगे और अंत में वे निश्चित रूप से आपको ढूंढ लेंगे। मेरे पास एक योजना है। यदि जोहू परिवार वास्तव में तुम्हें ढूंढ लेता है तो आप मुझे छोड़ सकते हैं। मेरी उपस्थिति से जोहू परिवार निश्चित रूप से आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं करेगा। लिन्युआन बोला। हेयुवेई का परिवार भी बीजिंग में एक बड़ा परिवार है। यदि जोहू परिवार जोहू फैंग के मामले के कारण हेयुवेई को शर्मिंदा करना चाहता है तो उन्हें मामले की गंभीरता पर विचार करना होगा। ओह, जैसे ही लिन्युआन ने अपना विचार व्यक्त करना समाप्त किया, हेयुवेई और वान कियान्यू ने एक सुर में प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आपने जोहू फैंग और झांगलांग पर हमला किया क्योंकि आप हमें बचाना चाहते थे। हम ऐसा कृतघ्न काम कैसे कर सकते हैं? ये सही है, ये सही है। चिंता मत करो, भले ही जोहू परिवार को हमारे बारे में पता चल जाए, वे हमारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। यदि वे हमारे साथ कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें हमारे परिवार का दुश्मन बनने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने क्रमशः हेयुवेई और वान कियान्यू ने कहा। इन शब्दों को सुनकर लिन्युआन अभी भी बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और उन दोनों को उपदेश दिया। सुशी, उनका परिवार निश्चित रूप से जोहू परिवार के खिलाफ खड़ा हो सकता है, लेकिन मिस वान का परिवार कमजोर होना चाहिए, है ना? यदि जोहू परिवार बदला लेने और आपके परिवार में बाधा डालने की कोशिश करने के लिए दृढ़ है तो आपका परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, भले ही वह सामना कर सके। और इस अचानक आया आपदा के साथ परिवार के बुजुर्ग आप दोनों को कैसे देखेंगे? ये परिवार के भीतर आपकी स्थिति के लिए हानिकारक होगा। अगर जोहू परिवार इसका पता आप तक लगा सकता है तो वे इसका पता मुझ तक भी लगा सकते हैं, इसलिए वे मुझे जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बस उन्हें ये बताना है कि जब उन्होंने आपको ढूंढ लिया तो मैंने जोहू फैंग को मार डाला और फिर आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं बीजिंग से नहीं हूँ। अगर जोहू परिवार मुझसे निपटना चाहता है तो उन्हें नॉर्थ सिटी आना होगा। जैसा कि कहा जाता है, एक मजबूत ड्रैगन स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। नॉर्थ सिटी मेरा क्षेत्र है। अगर वे नॉर्थ सिटी में मुझसे निपटना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। लिन्युआन ने दोनों लड़कियों से कहा। एक बात थी जो उसने नहीं कही, वह ये थी कि एक बार जब उसे अपने भविष्य का अवसर मिल गया तो जोहू परिवार उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेगा। हेयुवेई और वान कियान्यू ने लिन्युआन को देखा। उनकी आंखों से आंसू भर रहे थे। इस आदमी ने न केवल उन्हें खतरे से बचाया और उनकी बेगुनाही की रक्षा की, बल्कि बाद में उनके लिए बहुत कुछ सोचा। वह सचमुच बहुत सुंदर है। यह मामला तय हो चुका है। दोनों महिलाओं को चुप देखकर लिन्युआन ने सीधे बात की। सचमुच? हेयुवेई ने लिन्युआन की ओर देखा और उसके प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। बड़े परिवारों को न केवल बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत है, बल्कि आंतरिक प्रतिस्पर्धा भी कड़ी होनी चाहिए। जैसा कि लिन्युआन ने अभी कहा, अगर जोहू परिवार वास्तव में जोहू फैंग की वजह से परिवार और वान परिवार के लिए परेशानी पैदा करता है, भले ही परिवार इससे निपट सकता हो, परिवार के बुजुर्गों की उनके बारे में राय होगी। आखिर ये अनर्थ उन्हीं के कारण हुआ। और लिन्युआन ने जो कहा उसके अनुसार यदि वह अकेले ही जोहू परिवार की सारी नफरत को आकर्षित करता तो वे सुरक्षित होते। चूंकि मामला तय हो चुका है, मैं यांग से तुम्हें बाद में राजधानी वापस ले जाऊंगा। तुम्हारे बारे में क्या? हेयुवेई ने लिन्युआन की ओर देखा और पूछा। मुझे अभी भी यहाँ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। काम पूरा करने के बाद मैं नॉर्थ सिटी वापस जाऊंगा। खाने के बाद लिन्युआन को बहुत बेहतर महसूस हुआ, सिवाय इसके कि उसका बायां हाथ अभी भी थोड़ा दर्द कर रहा था। वैसे क्या आप ही थे जिन्होंने मेरे लिए इस घाव पर पट्टी बांधी थी? ये यूएयू है, वह इन बातों को समझती है, लेकिन मैं नहीं। धन्यवाद मिस वांग, लिन्युआन ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। आपका स्वागत है, मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए। वान कियान्यू ने तेजी से अपने हाथ हिलाए। उसने लिन्युआन की ओर देखा और उसके गाल शर्माए बिना नहीं रह सके। कल उसने सचमुच सोचा था कि वह मरने वाली है, लेकिन सबसे खतरनाक क्षण में ये लिन्युआन ही था जिसने उसे बचाया। प्राचीन काल से सुंदरियों को नायकों से प्यार रहा है, उन नायकों की तो बात ही छोड़िए जो उन्हें खतरे से बचाते हैं। वान कियान्यू का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने लिन्युआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। यहाँ सामान समेटने की कोई जरूरत नहीं थी, बस उन्हें फेंक दो। फिर लिन्युआन के निर्देशों के तहत यांगैंग ने यूवेई और वान कियान्यू को सैवेज पीक से बाहर ले लिया और उन्हें वापस राजधानी भेज दिया। 29/717 राक्षसी शक्ति। यूवेई और वान कियान्यू को विदा करने के बाद लिन्युआन ने बस सामान को व्यवस्थित किया और उन्हें अपने बैग में रख लिया। वह सैवेज पीक में और गहराई तक जाना जारी रखने वाला था। उसने चारों ओर देखा। पिछली रात उसने केवल आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि वह एक सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन वह एक घेरे में घूम गया और वापस शिविर में आ गया। सौभाग्य से हमने रास्ता बदल लिया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। तैयार होने के बाद वह फिर से सुसज्जित हुआ और चल पड़ा। गुफा से ज्यादा दूर नहीं, लिन्युआन ने 2 शव देखे, जोहू फेंग और झांगलोंग।
यांग गैंग ने वास्तव में अच्छा काम किया, सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर वार किया, गला, हृदय, बाकी धमनी, मंदिर। यदि आप बहुत अधिक बुराई करते हैं तो अंततः आप नष्ट हो जाएंगे। अपने अगले जन्म में मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लें। लिन युआन ने कुछ बुदबुदाया और गहराई में जाना जारी रखा। अब दिन का समय है और लिन युआन ने अपना रास्ता नहीं खोया है। मूल विवरण के अनुसार सैवेज पीक की गहराई में एक गुफा है। गुफा का प्रवेश द्वार खोपड़ी के आकार का है और लिन युआन जो चाहता है वह उस गुफा में है। सूरज डूबने ही वाला था, पश्चिमी बादलों को लाल रंग में रंग रहा था। लिन युआन ने जमीन का एक टुकड़ा साफ किया और अपना तंबू स्थापित किया। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह काफी थक गया था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी उसने कल अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। रात के अंधेरे में सैवेज पीक थोड़ा डरावना था। जंगली जानवरों की दहाड़ ने लिन युआन को सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया। अगर कोई भेड़िया, जंगली सूर या कोई चीज अचानक बाहर निकल आती तो लिन युआन अब इसका विरोध नहीं कर पाता। सौभाग्य से मैं पूरी रात सुरक्षित रहा। अगली सुबह लिन युआन ने कुछ खाना खाया और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार उस दिन दोपहर के समय हमें वह गुफा मिली जो कंकाल जैसी दिख रही थी। ये काफी छिपा हुआ है। लिन युआन ने अपने सामने गुफा की ओर देखा। ये वास्तव में एक खोपड़ी के आकार का था जो घास फूस और मृत पेड़ों से ढका हुआ था, जो जलावरण की एक परत थी। यदि उसे गलती से एक सांप नहीं मिला होता जो यहाँ रेंग कर आया था और बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ कोई गुफा छिपी हुई है। घास फूस और सूखे पेड़ों की वजह से दूर से देखने पर यह सिर्फ एक साधारण पहाड़ी दीवार थी, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। लिन युआन ने हेडलैम्प लगाया, अपने दाहिने हाथ में एक छुरी निकाली और गुफा की गहराई की ओर चल दिया। मूल पुस्तक के वर्णन के अनुसार लिन युआन को तुरंत छिपा हुआ गुप्त कमरा मिल गया। गुप्त कमरे में एक कंकाल था जो बहुत पहले ही सड़ चुका था। कंकाल के हाथ में पीले पन्नों वाली एक किताब थी। पाया जादुई शक्ति का कोई रूप नहीं होता। लिन युआन सूखे कंकाल के हाथ से किताब लेने के लिए इंतजार नहीं कर सका। वह इसे काफी देर तक पलटता रहा, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि सारी सामग्री उसके दिमाग में याद हो गई है। फिर उसने लाइटर निकाला और किताब को जलाकर राख कर दिया। ये वुक्सियांग नामक एक खेती पद्धति है। मूल पुस्तक में इस विधि को जादुई विधि कहा जाता है क्योंकि इसमें एक महान विशेषता है, अर्थात अभ्यास करने के बाद ये दूसरों के सार और रक्त को अवशोषित कर सकता है और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है और स्वयं के विकास के लिए पोषक तत्व बन सकता है। मूल पुस्तक में मैंने यह मार्शल आर्ट तकनीक बहुत बाद में प्राप्त की। लिन युआन के अनुमान के अनुसार शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बाद के समय में लॉन हाओचेन की ताकत अजय के करीब हो गई थी और अब अपने सामान्य स्व को कुचलना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए अपने लिए साफ व्यवस्थित किया, जिससे लॉन हाओचेन को अपने वयस्क स्व को कुचलने की अनुमति मिलती रही, जिससे खुशी की भावना बढ़ती रही। लेकिन प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना आसान नहीं है, अकेले अपने लिए जो शराब और सेक्स से खोखला हो गया है। इसलिए ऐसा जादुई कौशल स्थापित किया गया था। किसी को स्वयं कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए केवल दूसरों के साथ रक्त और आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने की आवश्यकता है। इस तकनीक की बदौलत मैंने कई बार लोगों को मारने और खुद को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हालांकि चाहे ये जादू हो या दैवीय शक्ति, लिन युआन की राय में यह अभी भी इस पर निर्भर करता है कि इसे सीखने वाला व्यक्ति इसका उपयोग कैसे करता है। वुक्सियांग गोंग को जलाने के बाद लिन युआन की नजर सूखी हड्डियों के सामने पड़ी। यह एक माहौमी बॉक्स था और अंदर एक गोली थी जो उसकी हड्डियों और मज्जा को साफ करने में मदद कर सकती थी और उसे प्राचीन मार्शल आर्ट के मार्ग पर कदम रखने की अनुमति दे सकती थी। हालांकि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, चूंकि आपके पास वुक्सियांग गोंग है, इसलिए आपको इस तकनीक का मास्टर होना चाहिए। आज मैंने आपका वुक्सियांग गोंग सीख लिया है और आपका अमृत ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरिष्ठ कहूंगा। वरिष्ठ, मैं लिन युआन हूँ। मैं आज आपके उपहार के लिए बहुत आभारी हूँ। यह अफसोस की बात है कि आपका बहुत पहले निधन हो गया, जिससे मेरे पास आपको चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तकनीक का उपयोग कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए नहीं करूंगा जो दुनिया को नुकसान पहुंचाए। लिन युआन ने थोड़ा झुककर सलाम किया। मानो लिन युआन का वादा और आश्वासन सुनकर क्रॉसलेग बैठी सूखी हड्डियां तुरंत टूट गईं और जमीन पर बिखर गईं। ये पहली बार था जब लिन युआन ने ऐसी स्थिति देखी थी। वह अपनी नाक छूने से खुद को नहीं रोक सका। इसका क्या मतलब था? क्या इसलिए कि आप अपने वादे से संतुष्ट हैं या नहीं? कोई बात नहीं, अब जब चीजें मेरे हाथ में हैं तो जाने का समय आ गया है। लिन युआन मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह वापस मुड़ गया। वरिष्ठ, चूंकि मैंने आपकी चीजें ले ली हैं, मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए आपके अवशेष एकत्र करूंगा। लिन युआन ने अपने बैकपैक से एक फोल्डिंग फावड़ा निकाला, जमीन में एक गड्ढा खोदा, फिर मृत हड्डियों को छेद में डाला और उन्हें मिट्टी से ढक दिया। ये सब करने के बाद वह मुड़ा और गुफा से बाहर चला गया। ये पहले से ही तीसरा दिन था जब हमने आधिकारिक तौर पर सैवेज पीक छोड़ा था। यांग गैंग सैवेज पीक के नीचे लिन युआन का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपने युवा मालिक को प्रकट होते देखा तो वह जल्दी से आया और युवा मालिक का बैग ले लिया। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? धूल और बिखरे बालों से ढके लिन युआन को देखते हुए यांग गैंग ने तुरंत पूछा। मैं ठीक हूँ। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। वह बस थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था क्योंकि वह सैवेज पीक में नहीं धो सका और कुछ नहीं चल रहा था। बैकपैक यांग गैंग को सौंप दिया गया और उसने माहौमी बॉक्स अपने हाथों में ले लिया। हे युगेई, वानतियान, क्या आपने उन्हें राजधानी भेजा है? हाँ मास्टर, ठीक है, चलो चलें और पहले निकटतम होटल ढूंढें। मुझे कपड़े धोने की जरूरत है, मुझे बदबू आ रही है। हाँ मास्टर। दोनों कार में बैठे और सैवेज पीक से निकल गए। कार में लिन युआन ने माहौमी बॉक्स को देखा। उसे हमेशा लगता था कि कुछ अजीब है, लेकिन वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। जब वह कंकाल गुफा से बाहर निकला तो उसने जांच की और पाया कि माहौमी बॉक्स में केवल एक रक्त लाल गोली थी और इसमें कुछ खास नहीं था। उन्होंने माहौमी बॉक्स को देखा, जिसकी शैली बहुत ही सरल और प्राचीन थी। काफी देर तक बार बार इसे देखने के बाद लिन युआन की आंखें अचानक चमक उठी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि इसमें अजीब क्या था। यह माहौमी बॉक्स एक हथेली के आकार का और लगभग 5 इंच ऊंचा है। जब आप माहौमी बॉक्स खोलते हैं तो अंदर की गहराई केवल 3 इंच होती है। यदि माहौमी डिब्बे का तल ठोस नहीं है तो इसका मतलब है कि तल पर खोखली परत है। लिन युआन ने तुरंत माहौमी बॉक्स के निचले हिस्से को टटोला और निश्चित रूप से उसे मेजेनाइन का स्विच मिल गया। मैं देख रहा हूँ, इसके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है। हालांकि मूल उपन्यास में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस माहौमी बॉक्स में कोई परत है। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। शायद वह मूल पुस्तक में बहुत मूर्ख था और उसने इस इंडिलेयर के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया। दिलचस्प है, मैं देखना चाहूंगा कि अंदर क्या छिपा है। हे 30/717 है। 31 अध्याय 31। कुत्ते की आंखें लोगों को नीची दृष्टि से देखती हैं। लिन युआन ने माहौमी बॉक्स का निचला भाग खोला, फिर उसमें से मुड़े हुए कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। जब उसने उसे खोला तो उस पर एक अनुच्छेद लिखा हुआ देखा। कपड़े पर शब्द पेन से नहीं लिखे गए थे। रंग गहरा लाल था, इसलिए इन्हें खून से लिखा गया होगा। इस संदेश को पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए, मेरा नाम बायक्सियांग है और मैं इस वुक्सियांग गोंग का निर्माता हूँ। अब मेरा शिकार किया जा रहा है और मैं इस गुफा में भाग गया हूँ। मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। मैंने अपनी सारी खेती को परिष्कृत करने के लिए वुक्सियांग गोंग का उपयोग किया है और एक रक्त की गोली को गाढ़ा किया है, जिसे मैंने माहौमी बॉक्स में रखा है। जब आप इस रक्त की गोली को निगलते हैं, वुक्सियांग गोंग को अपने शरीर में प्रसारित करते हैं, तो आप रक्त की गोली को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं और मेरी सारी खेती विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे नियति प्रेमी, यदि आप मेरे इन अंतिम शब्दों को देखते हैं तो मुझे आशा है कि आप मेरी अंतिम इच्छा को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं और मेरे लिए नीदाओ नाम के एक व्यक्ति को मार सकते हैं। कपड़े की पट्टी पर बस इतना ही लिखा है। लिन युआन ने कपड़े की पट्टी को मोड़ा और उसे वापस इंडिलेयर में भर दिया।
ये गोली वास्तव में बायक्सियांग द्वारा वुक्सियांगोंग के माध्यम से अपनी सारी साधना शक्ति का उपयोग करके घनीभूत की गई थी। इसे खाने और एक ही समय में वुक्सियांगोंग का अभ्यास करने से उनकी सारी साधना शक्ति विरासत में मिल सकती है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। लिन्युआन को उम्मीद नहीं थी कि इस रक्त गोली का इतना बड़ा असर होगा। मूल पुस्तक में उन्होंने माहौनी बॉक्स की इंटरलेयर की खोज नहीं की और स्वाभाविक रूप से कपड़े की पट्टी पर सामग्री नहीं देखी, लेकिन सीधे रक्त की गोली ले ली। फिर उसने कुछ नहीं किया। रक्त की गोली के प्रभाव में उन्होंने अपने टेंडन और मज्जा की सफाई सफलतापूर्वक पूरी की और मार्शल आर्ट के मार्ग पर चल पड़े।